राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो क्लास 10 का पहला हिस्ट्री का चैप्टर है, जो हिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग लंबी कतार में अपने नेशनल कॉस्ट्यूम्स में झंडा फहराते हुए चल रहे हैं एंड दे आर पेइंग होमेज, दे आर गिविंग रिस्पेक्ट टू दी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जब रिलायंस वो अंबानी की शादी हुई तो आपने देखा कि मार्क जकरबर्ग, रिहाना, सारे अमीर लोग दुनिया के जो है मिल रहे, तो दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। पुराने ख्याल में जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, कहते हैं बेटा अरेंज मैरिज ही करना, बेटा फुल स्लीव्स पहन के जाओ, वैक्सिंग मत करो। ये जो पुराने ख्यालात वाले लोग होते हैं इनको क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी लोग। तो कॉन्जर्वेटिव ऑर्डर जो है यूरोप में आ जाता है। Welcome to the very first session of the Aagaaz series, one-shot series on the new Vedantu 9th and 10th channel. This is your master teacher सुरभि गुप्ता from Vedantu। in मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो क्लास 10 का पहला हिस्ट्री का चैप्टर है, जो हिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। उस चैप्टर को हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे आज की वीडियो में। अगर आपने आज की 1 घंटा या 1.5 घंटे की वीडियो देख ली, आई नो लंबी वीडियो होगी पर हम लाइन बाय लाइन भी जा रहे हैं एनसीईआरटी के, तो अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो आपको ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आएगा। इतनी आसान तरीके से मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, लेकिन आपसे प्रॉमिस चाहिए मुझे एक ही, कि आप मेरा थोबड़ा देखने नहीं आए हो इस वीडियो में। ये लंबी वीडियो है, आप इस वीडियो को बीच बीच में पॉज कर करके अपने नोट्स बनाते रहो, सो दैट बाय द एंड एनसीईआरटी बिना खोले पूरा चैप्टर आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है या अगर आप रिवीजन के लिए आए हो या आपने इस चैप्टर को पहले पढ़ा हुआ है बट आप वापस से रिफ्रेश करना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो एट अ लिटिल हायर स्पीड, दैट इज एट 1.25x या 1.5x, है ना। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्विज क्वेश्चंस भी दूंगी विच इज अ ह्यूज सरप्राइज, तो मेक श्योर कि आप उन क्विज क्वेश्चंस को भी करो बिफोर यू फिनिश दिस वीडियो, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि इसको देख के आपको चैप्टर कुछ समझ आया, कुछ भेजे में गया है। ठीक है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड गाइज टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सेशन ऑन द वेदांतु 9th और 10th चैनल। बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर, अगर उन बच्चों के लिए जो शायद मुझको जानते नहीं है, मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मेरा नाम है सुरभि गुप्ता। I have taught SST on YouTube for the past 4 years। उससे पहले बहुत सालों से मैं टीचर थी। इन सालों में मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के 100/100 आए हैं SST बोर्ड एग्जाम्स में। 98, 97, 96 की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट 100 out of 100। एंड द ओनली वे यू कैन गेट दोज मार्क्स इज टू फॉलो माई वीडियोज। मेक श्योर कि जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ उसको आप अच्छी तरीके से फॉलो करो और मन लगा के जो है मजे से पढ़ाई करो। मजे तो मैं कराऊंगी, पढ़ाई आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पूरा सेशन जो है आज का करेंगे। राइट, जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगाज सेशन जो हमारा आगाज सीरीज है उसमें जो है इसी तरीके के आपको वन शॉट वीडियोस मिलते रहेंगे फॉर ऑल बिग चैप्टर्स। वन शॉट का फायदा ये है कि आपको अलग से कोई वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सारा डिटेल में चैप्टर एक्सप्लेनेशन यही मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद सम मोटिवेशन। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। सपना देखना अच्छी बात है पर काम तो आपको ही करना है। वाह वाह, ऐसा ही सपना चैप्टर के शुरुआत में फ्रेडरिक स्यूरो ने देखा था, जिसके बारे में आपका ये चैप्टर, जिस तरीके से आपका चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, तो द चैप्टर स्टार्ट्स विद दिस पेंटिंग दैट वाज मेड बाय फ्रेडरिक स्यूरो इन 1848। पेंटर है, आर्टिस्ट है, उस आर्टिस्ट आर्ट का क्या नाम है? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, अ पैक्ट बिटवीन नेशंस। अब इसको ड्रीम बुलाया गया है, सपना बुलाया गया है, क्योंकि उस टाइम पे ये एक रियलिटी नहीं था, ये एक सपना ही था। तो क्यों सपना था? यहाँ पर अगर आप देखो कि बहुत सारे लोग लंबी कतार में खड़े हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हैं भाई लाइन में, इनसे पूछा जाए, है ना, तो इसलिए खड़े हुए हैं। अब ये लोग अपने अपने नेशनल कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं और अपने अपने नेशन का झंडा इन्होंने फहरा रखा है, जैसे जर्मनी, लैम्बॉर्डी, फ्रांस वगैरह। राइट, अब व्हाई इज दिस अ ड्रीम, व्हाई इज दिस अ सपना? क्योंकि 1848 में जब ये इमेज को बनाया गया था तब तक जो है नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते थे, राष्ट्र एग्जिस्ट नहीं करते थे। क्या एग्जिस्ट करता था? मोनार्की एग्जिस्ट करता था, राजा का राजपाट यूरोप में एग्जिस्ट करता था। तो नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर नेशन स्टेट दर्शाया गया है।
यहाँ पर men, women and children, all of them are standing in the same line, एक ऐसे टाइम पे when men and women were not treated equal। तो इन दोनों रीजंस की वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो इमेज है, ये ड्रीम है, ये सपना है, ये यूटोपियन है। यूटोपियन मतलब काल्पनिक, है ना, यूटोपियन मतलब काल्पनिक, एक ऐसी चीज जो अभी एक रियलिटी नहीं है, ये काल्पनिक है, ये यूटोपियन है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग लंबी कतार में अपने नेशनल कॉस्ट्यूम्स में झंडा फहराते हुए चल रहे हैं एंड दे आर पेइंग होमेज, दे आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आज़ादी को दर्शाती है। उनके एक हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट क्या है, मतलब एक ऐसी टॉर्च जो अंधेरे को नष्ट कर देती है, जो सुपरस्टिशन खत्म कर देती है। और दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन, है ना, लोगों की हक की किताब। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि उस टाइम जो है ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, हक ही नहीं एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, अगर आप जमीन पे देखो, फोरग्राउंड पे देखो, तो यहाँ पर राजा के राजपाट, मोनार्की के टूटे हुए सिंबल्स आपको दिखाई देंगे, जैसे राजा की तख्त हो गई, राजा की छड़ी हो गई, राजा का मुकुट हो गया। दिस शोज दैट मोनार्की हैज बीन ओवरथ्रोन बाय द पीपल और नेशन स्टेट अब एग्जिस्ट करते हैं, है ना। अब इस स्टैचू के आगे सिर्फ दो ही देश है, यूएसए और स्विट्जरलैंड, क्योंकि 1848 तक आते आते यूएसए और स्विट्जरलैंड को आज़ादी मिल गई थी, वो नेशन स्टेट्स बन गए थे। जस्ट सामने फ्रांस है, फिर जर्मनी, लैम्बॉर्डी है, जिनको अभी तक नेशन स्टेट्स वो नहीं बने, आज़ादी मोनार्की से उन्हें नहीं मिली है। आसमान में अगर देखो तो जीसस क्राइस्ट है, एंजल्स वगैरह है, और वो इस पूरे इमेज को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो, जहाँ भगवान है वहाँ कोई काम गलत नहीं हो सकता, तो यहाँ भगवान इसलिए दर्शाए जा रहे हैं, दिखाने के लिए कि ये जो नेशन स्टेट्स बन रहे हैं ये भगवान की आशीर्वाद में हो रहा है, तो अच्छा ही हो रहा होगा, है ना। तो आपका इस पेंटिंग से आपका ये चैप्टर शुरू है। अब क्वेश्चन आता है कि ये चैप्टर यहाँ से क्यों शुरू है ना, क्यों, why is it starting from this chapter, from this chapter starting from this picture? इसीलिए शुरू है क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो भी इसी के बारे में है कि कैसे नेशन स्टेट की स्थापना हुई। 1848 में जब फ्रेडरिक स्यूरो ने ये पेंटिंग बनाई थी, तब ये एक सपना था कि सबको लगा था ये यूटोपियन है, ये तो कभी होगा ही नहीं, है ना। पर आज ये एक रियलिटी है, सिर्फ देश ही देश है हमारे यहाँ, इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसीज है हमारी दुनिया में। तो ये कैसे कन्वर्जन हुआ, कहाँ दुनिया में राजा का राजपाट हुआ करता था, मोनार्की हुआ करता था, और आज कैसे पूरा दुनिया जो है नेशन स्टेट्स में डिवाइडेड है। तो ये प्रोसेस किस तरीके से हुआ, दैट इज व्हाट दिस चैप्टर विल बी टेलिंग यू अबाउट, है ना। ये चैप्टर इसी बारे में है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बोला कि जमीन पे मोनार्की के टूटे हुए चिन्ह है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट रेजीम, है ना। एब्सोल्यूटिस्ट रेजीम क्यों, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटिस्ट वर्ड एब्सोल्यूट से आता है। इसका मतलब कि राजा के पास एब्सोल्यूट पावर थी, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, राइट। तो एब्सोल्यूटिस्ट रेजीम मतलब राजा का वो राजपाट जहां पर राजा के पास एब्सोल्यूट पावर थी, उसके टूटे हुए यहाँ पर चिन्ह लगे हुए हैं। ठीक है, क्लियर। अब मैंने एज आई टोल्ड यू, इस चैप्टर में हम यही पढ़ते हैं कि कैसे पहले मोनार्की हुआ करता था, डायनेस्टीज हुआ करती थी, राजा का एम्पायर हुआ करता था, फिर धीरे धीरे मॉडर्न स्टेट की स्थापना हुई। मॉडर्न स्टेट क्या था, मॉडर्न स्टेट जैसे राजा के राजपाट में लोग जो है वो सब्जेक्ट्स थे, है ना, पीपल वर सब्जेक्ट्स, वो राजा के अंडर जो है राजा की बात सुनते थे, राजा का काम करते थे, और राजा के सब्जेक्ट्स थे, राजा उनके ऊपर अपनी मनमर्जियां अपना हुक्म चलाते थे। लोगों के अंदर खुद कोई वोटिंग की पावर नहीं थी, डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं थी। राजा की टेरिटरी भी फिक्स नहीं हुआ करती थी, कभी उसकी टेरिटरी बढ़ जाती थी, कभी उसकी टेरिटरी कम हो जाती थी। धीरे धीरे मॉडर्न स्टेट की स्थापना हुई, जब सेंट्रलाइज्ड पावर आया, है ना, एक ही इंसान के पास बहुत ज्यादा पावर आना कि भाई वहीं से जो, मतलब पहले राजा हेल्प लेता था जमींदार की रूल करने के लिए, बाकी राजाओं की, छोटे छोटे राजाओं की रूल करने के लिए। अब मॉडर्न स्टेट में सेंट्रलाइज्ड पावर आ गई, है ना, स्ट्रॉन्ग पावर। दूसरा, सॉवरेन कंट्रोल, पॉलिटिकल अथॉरिटी एक प्रॉपर बनने लगी, है ना, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होने लगी, एंड अ डिफाइंड टेरिटरी। यहाँ पर क्या होता था, जैसे इंडिया की डिफाइंड टेरिटरी, ऐसा तो है नहीं कल इंडिया बढ़ गया, है ना भाई, बहुत सारे समोसे खा लिए, है ना, आज जो है डाइटिंग पे चला गया, इंडिया छोटा हो गया, इस तरीके से तो नहीं होता ना। इंडिया की डिफाइंड टेरिटरी है, राइट, अनलेस ऑफ कोर्स चाइना अपना कुछ कुछ करता रहता है, बट वी हैव अ डिफाइंड टेरिटरी, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉडर्न स्टेट, है ना, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉडर्न स्टेट। और फिर वहां से बना आपका नेशन स्टेट।
इंडिया एक नेशन स्टेट है। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आज हम इंडिया में सब्जेक्ट्स नहीं सिटीजन्स हैं। हमारे पास राइट टू वोट है, हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर लोगों के हाथ में है, इसीलिए हम नेशन स्टेट है। हमारे पास एक शेयर्ड कल्चर और शेयर्ड हिस्ट्री है ना। हम लोग मॉडर्न स्टेट भी है, हमारे पास डिफाइंड टेरिटरी है। तो नेशन स्टेट में मॉडर्न स्टेट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। तो हमारे पास सेंट्रलाइज पावर भी है, सॉवरेन अथॉरिटी भी है, डिफाइंड टेरिटरी भी है, पर हमारे पास कुछ और चीजें भी है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों के अंदर लॉयल्टी है कि वी बिलोंग टू वन नेशन, है ना। आज चाहे मैं जम्मू एंड कश्मीर से हो और आप कन्याकुमारी से हो, फिर भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि वी बिलोंग टू वन नेशन। हमारा एक शेयर्ड हिस्ट्री है, आपके पूर्वज, मेरे पूर्वज, हम सबको ब्रिटिशर्स ने बहुत धोया था, है ना। तो ऑल ऑफ दिस मेक्स अस इनटू अ नेशन स्टेट, एक राष्ट्र, एक डेमोक्रेसी, ठीक है। ऑल ऑफ दैट मेक्स अस इनटू अ नेशन स्टेट। अब ये नेशन स्टेट का आइडिया पहली बार, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की जो भावना आई कि हमें अपना राष्ट्र चाहिए, हमें अपना देश चाहिए, देशभक्ति की जो भावना आई, वो सबसे पहली बार यूरोप में दिखाई गई थी इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। फ्रांस में जो क्रांति हुई 1789 में, उसमें लोगों ने सबसे पहले जो है मोनार्की को, राजा के राजपाट को हटाया और उन्होंने अपना रूल रखा, है ना। तो सॉवरेनिटी, दैट इज पॉलिटिकल अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर, वो राजा के हाथ से छीन के लोगों के हाथ में रखी गई आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। याद है, स्टेट जनरल था, फिर नेशनल असेंबली बनी, नई सरकार बनी। वो पहली बार था यूरोप में जो सैकड़ों साल से मोनार्की चलता आ रहा था, उसको हटाया गया और वहां पर एक लोगों की सरकार बनी। अब देखो यार, राष्ट्र बनाने के लिए, एक नेशन बनाने के लिए, नेशन स्टेट बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ एक डिफाइंड टेरिटरी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी लोगों के हाथ में आई, और भी चीजें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है कि हमें फील हो कि हमारा एक शेयर्ड कल्चर है, हमारा एक शेयर्ड हिस्ट्री है। तो इसके लिए काफी सारे स्ट्रैटेजीज अपनाए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी दैट ऑल ऑफ अस बिलोंग टू वन नेशन। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में फॉर एग्जाम्पल हम लोग how do we say that we belong to one India? We say कि भाई हमारा एक ही नेशनल फ्लैग है। हमारा जो है जब हम लोग सब एक नेशनल एंथम सुनते हैं तो हम सब खड़े होते हैं, हम सबके दिल में जो है एक प्यार बबुला होता है अपने देश के लिए, है ना, बबुला होता है, निकल के उमड़ के आता है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट अस। वैसे ही फ्रांस में लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग कैसे कराई गई? पहला, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ला पात्री का। पात्री मतलब फादर, पात्री, है ना। तो ला पात्री मतलब फ्रांस जो हमारे फादर लैंड है, हमारे पापा, उनके पापा, हमारे पूर्वज जो है इसी जमीन से आए थे। तो फ्रांस इज आवर फादर लैंड और हम इसके सिटीजन्स हैं। हम सब्जेक्ट्स नहीं है, हम सिटीजन्स हैं। वी आर ले सिटोयन, वी हैव इक्वालिटी राइट्स, हम सबके इक्वल हक है, वी हैव इक्वल राइट्स। दूसरा, उन्होंने एक न्यू फ्लैग जो ट्राई कलर फ्लैग है उसको अपनाया। ऑब्वियसली जब पुराना राजा का राजपाट हट गया तो नया फ्लैग ही अपनाएंगे, तो नया फ्लैग अपनाया। तीसरा, पहले जो स्टेट जनरल हुआ करता था उसको जो है उन्होंने रिप्लेस किया बाय अ न्यू पीपल्स गवर्नमेंट, दैट वाज द नेशनल असेंबली, है ना। चौथा, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाए जिससे यूनिफॉर्म लॉज हो। देखो यार, आपको तभी फील होगा एक देश को जब लॉज भी एक हो, है ना। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई तुम कन्याकुमारी में रहते हो, तुम्हारे अलग कानून है, हम दिल्ली में रहते हैं, हमारे अलग कानून है, तो बड़ा अजीब सा देश हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड सा, राइट। तो एक लॉ से हम लोग सब रूल किए जाते हैं, इसके लिए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, राइट। फिफ्थ, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज क्या होता है? कुछ भी आपके देश में इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, देश के बाहर बेचा जाता है या देश के अंदर बेचा जाता है, उसमें टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज। तो ये जो कस्टम ड्यूटीज है जो इंटरनली लगते थे, जो आप गुड्स को इधर से उधर एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचते थे तो लगते थे, उसको हटाया गया। आज लेट अस से कि मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो है सामान ला रही हूँ, है ना, बेचने के लिए, तो बहुत ज्यादा टैक्सेस पहले एग्जिस्ट करते थे जिसके वजह से आपको ऐसा लगता नहीं था कि आप एक देश के हो। तो सारे जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज है उसको हटाए गए। एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स और मेजर्स लाया गया कि भाई हर जगह 1 kg होगा 1000 ग्राम्स, राइट।
तो एक वो लाया गया। उसके बाद ये बोला गया कि भाई अलग अलग रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स मतलब फ्रेंच लैंग्वेज सब बोलते होंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से बोले जाते थे, अलग अलग, जैसे हिंदी हरियाणवी भी होती है, गुजराती भी होती है, कश्मीरी भी होती है, राइट। तो बोला गया कि नहीं, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया और बोला गया सब फ्रेंच लैंग्वेज ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये माना जाता था कि एक ही लैंग्वेज बोलेंगे तो ज्यादा यूनाइटेड फीलिंग होगी लोगों में, राइट। नेक्स्ट इज न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, नए गीत गाए गए, देश के गीत, है ना, नई कस्में खाई गई कि हम अपने देश के लिए मर मिटेंगे। और जो मार्टियर्स थे, जो शहीद थे, जो लोग मर गए थे इस रेवोल्यूशन में, इन क्रांति में, उनको रिस्पेक्ट दी गई। जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह है, सुखदेव है, गांधी जी है, जब इनका हम बर्थ जो डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, जब जिस दिन वो शहीद हुए, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, तो हमारा दिल भर आता है ना, हम सोचते हैं यार हाँ, इन्होंने हमारे देश के लिए कितना खून बहाया, है ना। तो वैसे ही वहां पर भी जो आपके शहीद थे उनको कमेमोरेट किया गया, उनको रिस्पेक्ट किया गया। तो इन सारे ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि क्या स्टेप्स लिए गए, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई गई बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, जिससे लोगों के अंदर एक फीलिंग आए कि वो एक राष्ट्र को बिलोंग करते हैं, है ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरा जो माइंडसेट था यूरोप का उसको ही बदल दिया। लोगों को रियलाइज हुआ कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तो सैकड़ों साल पुराना मोनार्की अपने बल पे हटा सकते हैं। तो चाहते थे कि जो फ्रांस में हुआ वो यूरोप के बाकी देशों में भी हो, है ना, क्रांति बाकी देशों में भी आए। तो फ्रांस में जो जैकोबिन्स क्लब था, एक पॉलिटिकल क्लब इमर्ज हुआ, वो फ्रांस के बाकी देशों में जो है रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, ये क्रांति लाना चाहते थे, राइट। अब फ्रांस में आप यू गाइस ऑलरेडी नो द स्टोरी, जैकोबिन क्लब आता है, डायरेक्टरी आता है, फिर फाइनली फ्रांस में वापस आता है डिक्टेटरशिप। वापस से जो है एक इंसान फ्रांस की गद्दी संभालता है और वो है नेपोलियन बोनापार्टे, है ना, हु टेक्स ओवर द गद्दी ऑफ फ्रांस, हु बिकम्स द एम्पायर ऑफ फ्रांस इन 1804, ठीक है। अब फ्रांस वाज नोन एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। क्यों? Why was he known as a modernizer of Europe? क्योंकि वो यूरोप में काफी नए रिफॉर्म्स लाए, काफी जो है वो ऐसे रिफॉर्म्स लाए जिन्होंने यूरोप को मॉडर्नाइज कर दिया, जिसने यूरोप के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रैशनल और एफिशिएंट बना दिया। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, पहले जैसे आप लोग खुद सोचो, 10 साल पहले तक एक ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए बड़ी मेहनत लगती थी। आप लोकल इंसान के पास जाओ, इसको जो है पैसे दो, आप उसको घूस खुलाओ, तब आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता था। अब पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। आप जो हो आराम से ऑनलाइन जो अपना सारा इंफॉर्मेशन भरो और फिर आपको जो है ईमेल आएगा, आप अपना टेस्ट देने जाओ, फिर पैसे भरो, वहां पर जो आपकी फीस होती है ना, वो भी ऑनलाइन हो जाती है, एंड देन यू गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस, राइट। हर चीज सेंट्रलाइज और एफिशिएंट और रैशनल हो गया है, राइट, लॉजिकल हो गया है। आजकल बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स कितने लॉजिकली और एफिशिएंटली आने लगे हैं। पहले बेचारे माँ बाप पता नहीं कहाँ दूर भाग के स्कूल जाते थे, लिस्ट आती थी, लिस्ट में गलतियां भी होती थी, राइट। तो वैसे ही नेपोलियन जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को उसने यूरोप के काफी एफिशिएंट और रैशनल कर दिया था, जिसके वजह से उन्हें मॉडर्नाइजर बुलाया जाता है। हाउएवर ही इज नोन एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि पूरा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसके वजह से राजा के हाथ से पावर को ले ली गई और लोगों के हाथ में दी गई, वो पूरी मेहनत बेकार हो गई। नेपोलियन ने सारी पावर वापस अपने हाथ में ले ली। तो ही इज नोन एज अ मॉडर्नाइजर, ही इज नोन एज समवन जिसने एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाया, रैशनल बनाया, बट ही इज ऑल्सो नोन एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि नेपोलियन ने कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी सारी फ्रांस के अलावा जो भी टेरिटरीज उन्होंने कॉन्कर की थी, वहां कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाया, तो आप कहोगे कि उन्होंने नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 निकाला, जिसके अंतर्गत पहले बात जो भी प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन बर्थ, है ना, यूरोप में जो एग्जिस्ट करते थे, क्लर्जी के पास, नोबिलिटी के पास, अमीर लोगों के पास कुछ स्पेशल अधिकार होते थे कि टैक्सेस पे नहीं करना, ये नहीं करना, वो सारे अधिकार को उन्होंने खत्म कर दिया, राइट। उन्होंने बोला कि आज से एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के आगे सब जो है समान है। दूसरा, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को काफी सिंप्लीफाई कर दिया, काफी रैशनल कर दिया। जो भी फ्यूडल सिस्टम एग्जिस्ट करता था, फ्यूडल सिस्टम क्या है, फ्यूडल सिस्टम मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। जैसे इंडिया में हमारा जमींदारी सिस्टम हुआ करता था कि कुछ अमीर लोगों के पास जमीन है और कुछ पेजेंट्स उस पर काम कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, इसको फ्यूडल सिस्टम बोला जाता है ना। यहाँ पर जो आपका पेजेंट होता था वो सर्वडम, उनको सर्व्स बोला जाता था। सर्व्स मतलब सर्वेंट, नौकर,
है ना, उनको सर्व्स बोला जाता था, सर्वडम सिस्टम में थे जिसमें वो फ्री में काम करते थे बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट्स के लिए, उनके बर्तन साफ कर लिए, उनका फील्ड काम में काम कर लिया, काम भी कर रहे हैं फ्री में, रेंट भी पे कर रहे हैं, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो ये पूरे सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया बाय नेपोलियन। तालियां हो जाए नेपोलियन के लिए, राइट। नेक्स्ट इज उन्होंने टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। गिल्ड क्या होता है? गिल्ड होता है एक तरीके का बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस, है ना। पहले क्या होता था कि अलग अलग गिल्ड्स थे, जैसे ज्वेलरी बनाने का के लोगों का अपना गिल्ड था, कपड़े बनाने का लोगों का अपना एक गिल्ड था। अब उस गिल्ड, वही गिल्ड डिसाइड करती थी कि कौन ये बिजनेस करेगा और कौन नहीं। एक ही परिवार के लोग एक तरीके का बिजनेस करते थे, नॉर्मली किसी और परिवार को उस बिजनेस में आने नहीं दिया जाता था। तो अगर कल को आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए और आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो उस जमाने में आप बन नहीं सकते थे, अलाउड नहीं था, काफी रिस्ट्रिक्शंस थी, है ना। तो ये सारे गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस जो है इसको हटा दिया गया और बिजनेस जिससे बढ़े, ट्रेड बढ़े, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन भी काफी नेपोलियन ने इंप्रूव किया। अब नेपोलियन के इन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के वजह से जो आपके मिडिल क्लास जनता थी, पेजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, उनको काफ़ी अच्छा लगा कि भाई फ्यूडल ड्यूज भी चले गए, नौकर जो आप शाही करते थे, सर्वडम सिस्टम था वो भी चला गया, अब आप ट्रेड भी आराम से कर सकते हो। तो नेपोलियन ने अच्छा काम तो ज़रूर किया, लेकिन नेपोलियन जो इनिशियली लोग उनको कह रहे थे हमारे देश में भी आओ, हमारे देश में भी राजा का राजपाट हटाओ, हमारे यहाँ भी हमें भी लिबर्टी दो, फ्रीडम दो। तो इनिशियल जो एंथुजियाज्म था लोगों का नेपोलियन से कि ये तो हार्बिंजर है आज़ादी का, हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, मतलब ये हमारे लिए आज़ादी लाए हैं, है ना, ये मसीहा है हमारे आज़ादी के। तो ये जो इनिशियल एंथुजियाज्म था ये सून लोगों का डिसअपॉइंटमेंट में बदलने लगा। क्यों बदलने लगा? इसलिए बदलने लगा क्योंकि उन्हें रियलाइज हुआ कि नेपोलियन बड़ा ही ढीठ इंसान था। वो जो है ज्यादा से ज्यादा लैंड यूरोप में कॉन्कर करना चाहता था। इसके वजह से उनको एक बड़ी आर्मी चाहिए थी, है ना। कॉन्कर कैसे करोगे? कोई भगवान हनुमान थोड़ी ना हो, जहां गए वहां पर आपका जमीन हो गया, राइट। तो क्या करते थे कि आर्मी बढ़ाने के लिए फोर्सफुली लोगों को अपनी आर्मी में कॉन्स्क्रिप्ट करते थे, है ना, रिक्रूट किया जाता था। दूसरा, उनको पैसों की जरूरत थी नेपोलियन को, क्योंकि उन्हें अपनी आर्मी बढ़ानी थी। तो उन्होंने टैक्सेस इंक्रीज करने का काम शुरू कर दिया था। अब आपको याद है रेवोल्यूशन हुआ ही इसलिए था क्योंकि लोगों के टैक्सेस बढ़ा दिए थे राजा ने। अब लोगों ने कहा भाई राजा ही टैक्स बढ़ा रहा है, नेपोलियन भी टैक्स बढ़ा रहा है, भागो यहाँ से, है ना। तो लोगों का गुस्सा काफी बढ़ गया था नेपोलियन की तरफ, है ना। टैक्सेशन बढ़ गई थी, लोगों फोर्सफुली उनको आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा था। एंड तीसरा है सेंसरशिप, जो भी नेपोलियन के अगेंस्ट बोलता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, है ना। तो दी पीपल वर नॉट हैप्पी एंड पीपल रियलाइज कि हाँ नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाया, लेकिन ये जो हमें मार पट रही है, एप्पल तो हमें मिल रहा है लेकिन थप्पड़ भी पड़ रहा है, थप्पड़ हमें पसंद नहीं आते, तो एप्पल भी तुम खुद ही खा जाओ, राइट। तो इसके वजह से नेपोलियन की तरफ लोगों का गुस्सा काफी बढ़ने लगा था, ठीक है। अब यूरोप, अब ये सब फ्रांस में हो रहा है। तो अब यूरोप की सिचुएशन इस समय क्या थी? यूरोप में कोई नेशन स्टेट अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई राष्ट्र एग्जिस्ट नहीं करता था। जो आजकल हम समझते हैं कि स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, नथिंग एग्जिस्टेड। क्या एग्जिस्ट करता था? अलग अलग एम्पायर्स, कैंटन्स, मोनार्कीज एग्जिस्ट करते थे, राइट, या डचीज, ये सब अलग अलग नाम है राजा के राजपाट का, किंगडम्स का, राइट। तो ये सब एग्जिस्ट करते थे और इसमें जो है कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं थी। मोनार्की में आपको पता ही है लोगों की आपस में कोई लॉयल्टी नहीं थी, कोई शेयर्ड कल्चर नहीं था, कोई शेयर्ड आइडेंटिटी नहीं थी। आपस में लोग ये नहीं बोलते थे कि हम इस देश को बिलोंग करते हैं, लोग ये बोलते थे कि ये राजा हमें रूल कर रहा है, इतना लोगों को पता था। इस तरीके का जो है एम्पायर एग्जिस्ट करता था यूरोप में। आपस में लोगों की कोई कॉमन आइडेंटिटी इसमें भी नहीं थी कि भाई सेम लैंग्वेज हो, सेम कल्चर हो, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कल्चर, अलग अलग आइडेंटिटीज के लोग एक एरिया में रहा करते थे राजा के अंडर। इस तरीके का आपका यूरोप में डिस्ट्रीब्यूशन था एम्पायर्स का, राजा का राजपाट का। अब ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको रटना नहीं है, बस समझना है ना। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर फॉर एग्जाम्पल, जो आपका हैब्सबर्ग एम्पायर है ना, दिस इज अ ह्यूज एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, दिस रूल्ड द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एरिया।
ठीक है, ऑस्ट्रियन हंगरी वाला एरिया को ये रूल करता था। यहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। यहाँ पर टाइरोल बोलने वाले ऑस्ट्रिया बोहेमियन लोग रहते थे, एरिस्टोक्रेट जो है जर्मन बोलते थे, इटालियन स्पीकिंग लोग भी रहते थे। हंगरी में जो है पॉपुलेशन magy्यार बोलती थी, जो बाकी लोग हैं वो अलग डायलेक्ट्स बोलते थे। गैलिशिया में एरिस्टोक्रेट्स पॉलिश बोलते थे। तो आप देख सकते हो एम्पायर एक है हैब्सबर्ग एम्पायर, लेकिन इसमें काफी पैचवर्क है। पैचवर्क का क्या मतलब होता है? पैचवर्क का मतलब होता है, आप सोचो जैसे कभी कभी वो पैंट नहीं होती, पैंट होती है, इसमें एक डेनिम का होता है, फिर थोड़ा सा अलग कपड़ा होता है, फिर थोड़ा सा यहाँ फ्रिंजेस होते हैं, है ना। तो आप ये नहीं कहोगे एक ही कपड़े का बना है, अलग अलग कपड़ों का जो बना होता है, या फिर रजाई जो आपने देखी होगी उसको बोलते हैं पैचवर्क। तो यहाँ पर एक तरीके से पैचवर्क होते थे ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल जो एक एम्पायर के अंदर रहा करते थे यूरोप के। ठीक है, दैट इज एन एग्जाम्पल, हैब्सबर्ग एम्पायर। अब पूरे यूरोप में अगर देखा जाए तो दो प्रकार के लोग काफी ज्यादा डोमिनेंट थे। पहला है आपका द एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स मतलब अमीर लोग जो सोशली और पॉलिटिकली काफी स्ट्रॉन्ग थे, सामाजिक और आर्थिक जो उनकी स्थिति थी वो काफी अच्छी थी, काफी पैसे वाले थे, उन पे बहुत ज्यादा जमीन भी हुआ करती थी, आपस में वो कनेक्टेड भी थे। आपस में अमीर लोग आज भी कनेक्टेड है। जब रिलायंस वो अंबानी की शादी हुई तो आपने देखा कि मार्क जकरबर्ग, रिहाना, सारे अमीर लोग दुनिया के जो है मिल रहे थे, तो दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो उस टाइम भी अमीर लोग आपस में कनेक्टेड होते थे, एक दूसरे से शादियां करते थे अपने बच्चों की, है ना। गरीब लोगों से तो करेंगे नहीं, है ना, तो एक दूसरे से शादियां, दे वर वेल कनेक्टेड थ्रू वेडिंग्स एंड मैरिजेस। एक लैंग्वेज भी वो काफी ज्यादा बोलते थे, दैट वाज द फ्रेंच लैंग्वेज, लेकिन न्यूमेरिकली कम थे, है ना। जैसे आज भी गरीब लोग ज्यादा है दुनिया में, उस टाइम भी गरीब लोग ज्यादा थे, अमीर लोग कम थे। Numerically they were small in number. On the other hand you had the peasants. Peasants obviously उनकी population काफी ज्यादा थी, है ना, काफी ज्यादा उनकी population थी। जो peasants थे ये यूनाइटेड भी नहीं थे एक दूसरे से, है ना। जो वेस्टर्न यूरोप के पेजेंट्स थे उनके पास खुद की जमीन भी थी, ईस्टर्न यूरोप के पेजेंट्स थे उनकी खुद की जमीन नहीं थी, वो काफी ज्यादा फ्यूडल सिस्टम के अंडर दबे हुए थे, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था, बड़े लैंडलॉर्ड्स के अंडर वो काम करते थे। तो आपस में कोई लैंग्वेज ऐसा नहीं था, यूनिटी था या कुछ भी था। ठीक है, इस तरीके से समाज सैकड़ों सालों से चला आ रहा था। ठीक है, बट फिर यहां पर होता है द ग्रोथ ऑफ व्हाट वी कॉल द मिडिल क्लास या इंडस्ट्रियल क्लास या लिबरल क्लास। इनके काफी सारे नाम हैं, राइट। सुरभि मैम, सुब्बू मैम, पता है क्या क्या बुलाते हो आप लोग मुझे, राइट। सुब्बू तो नहीं बुलाया, क्यों बोला मैंने, गाय बुलाया था एक बार। एनीवेज, कमिंग बैक टू द चैप्टर, तो इस समय हम देखते हैं द ग्रोथ ऑफ द न्यू मिडिल क्लास, जो इस पूरे चैप्टर में हीरो है ना। हर स्टोरी में न्यू मिडिल क्लास हीरो है, क्योंकि नई मिडिल क्लास वो होती है जो थोड़ा पढ़ लिख लेती है, जो है उसने पैसे कमाए होते हैं ट्रेड के थ्रू, इंडस्ट्रियलाइजेशन में उसने इंडस्ट्री और फैक्ट्री खड़ी करी होती है। तो ये जो मिडिल क्लास होती है, एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये लोग क्वेश्चन करने लगते हैं एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को। क्यों हम राजा की बात मानते हैं, क्यों डेमोक्रेसी नहीं है, क्यों हम अपना रूलर चूज नहीं कर रहे, क्यों हमारा राष्ट्र नहीं है। इन्होंने नेशनल यूनिटी, देशभक्ति की बातें करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि अपना देश चाहते थे जहां पर ये लोग खुद रूल करें, राइट। और यहाँ पर इमर्ज होता है एक नई विचारधारा, अ न्यू आइडियोलॉजी विच इज कॉल्ड लिबरल नेशनलिज्म। आई होप आपको समझ आ रहा है कहानी। अभी हम बीच में एक बार वापस से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, इसको और पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, राष्ट्रवाद, है ना, कि हमें अपना राष्ट्र चाहिए। और लिबरल क्या होता है? लिबरल का लिबर वर्ड से आता है विच मीन्स फ्री, है ना, फ्रीडम, नेशनलिज्म। तो ये जो लिबरल क्लास थी ये राष्ट्रवाद की बात करने लग गई। दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लिबरल नेशनलिज्म। इसको हम दो हिस्सों में मतलब नेशनल यूनिटी की भी बात करते थे और लिबरलिज्म की भी बात करते थे, इसलिए हमने इन दोनों वर्ड्स को जोड़ दिया, राइट। तो यहाँ पर दो प्रकार के लिबरलिज्म है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, है ना। पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम। पॉलिटिकली वे भाई साहब जो है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्या चाहते थे? पहला तो ये चाहते थे कि अपनी सरकार, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, है ना, राजा का राजपाट हटा दिया जाए। दूसरा वो चाहते थे कि ये जो ऑटोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी मतलब ऑटो सेल्फ, ऑटो मतलब खुद की, क्रेसी क्रैटोस वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है पावर। तो जब पावर एक
इंसान एक सेल्फ के पास बहुत ज्यादा होती है, जैसे राजा के पास बहुत ज्यादा पावर हुआ करती थी, तो उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। तो उनकी डिमांड थी कि ये जो ऑटोक्रेसी है, ये जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस है, ये जो चर्च के पास इतनी सारी प्रिविलेजेस उनको मिली है, इसको जो है खत्म किया जाए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की इनवायोलेबिलिटी हो। व्हाट इज इनवायोलेबिलिटी? उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी राजा के टाइम हुआ नहीं करती थी, नेपोलियन ने दे दी थी, फिर वापस से ले ली गई थी, तो ये जो वापस से लेना देना हो रहा है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी का, ये बंद किया जाए। है, आप खुद सोचो भाई, मिडिल क्लास ने अपनी इंडस्ट्री लगाई है, जमीन खरीदी है, कल को तुम बोल रहे हो ये जमीन तुम्हारी नहीं है, गुस्सा आएगा ना मिडिल क्लास को। तो मिडिल क्लास ने बोला नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक ऐसा हक बनाया जाए जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर ये मेरी निजी संपत्ति है तो कोई मुझसे नहीं ले सकता, चाहे वो नेपोलियन ही क्यों ना हो, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। तो उनका ये डिमांड था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को इनवायोलेबल बनाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ऐसा सरकार बनाया जाए जो पार्लियामेंट से कंट्रोल हो। And they said that voting right should be given to men with property. डेमोक्रेट्स नहीं थे वो, उनका मानना था कि जो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है उनको वोटिंग राइट्स दिया जाए। इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या होता है? इकोनॉमिकली वो क्या चाहते थे? इकोनॉमिकली वो चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स हो, है ना, कि भाई मार्केट है तो फ्रीडम ऑफ मार्केट हो। अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो बिना टैक्स दिए, बिना रिस्ट्रिक्शंस के, बिना स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन के हम ट्रेड कर पाए, है ना, हम लोग मूवमेंट ऑफ गुड्स और कैपिटल कर पाए। तो ये इनकी डिमांड थी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। ठीक है, अब क्योंकि राजा तो कुछ कर नहीं रहे थे, है ना, राजा पूरा यूरोप में राजा भरे हुए थे, तो उन्होंने जो जर्मन स्टेट्स थे, नेपोलियन ने बनाया था जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, है ना। तो जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ ये जो 39 स्टेट्स थे, इसमें काफी ज्यादा मुश्किल होती थी ट्रेड करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो तो काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, काफी ज्यादा कस्टम ड्यूटीज देना पड़ती थी, है ना। जब तक आप दूसरी जगह पहुंचते थे, जो माल आप 20 रुपए में बेच रहे हो, आपको 100 रुपए में बेचना पड़ता था, कोई खरीदेगा ही नहीं, है ना। दूसरी बात ये थी कि स्टैंडर्डाइज वेट्स और मेजर्स नहीं हुआ करते थे। अगर आपको बोला जाए कि 5 kg कॉटन लाओ और कोई ला रहा है 20 kg कॉटन, क्योंकि वहां पर अलग ही होता है 5 kg का मतलब, समझ, जो अलग ही स्टैंडर्डाइज वेट्स और मेजर्स का सिस्टम है, तो इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन। करेंसी जो है 32 थी। आप सोचो भाई 32 करेंसीज कैसे हैंडल करोगे? करेंसी एक्सचेंज ही करते रह जाओगे, ट्रेड कब करोगे? तो इन सारे प्रॉब्लम्स के वजह से जो मिडिल क्लास जनता थी, उन्होंने बनाई ज़ोल्वेरिन, एक कस्टम्स यूनियन। ठीक है, उन्होंने कहा हम लोग ही बना लेते हैं, प्रशियन एम्पायर के जो लोग मिडिल क्लास थी, उन्होंने कहा हम ही बना देते हैं ज़ोल्वेरिन, जो आपका कस्टम्स यूनियन है। और उन्होंने साथ में मिलके जो भी टैरिफ बैरियर्स थे, जो भी ट्रेड बैरियर्स थे, है ना, इतने सारे, उसको एबॉलिश किए, उसको हटाए। दूसरा, उन्होंने बोला कि इतनी सारी करेंसीज नहीं चलेंगी, हम सिर्फ 2 करेंसीज मानेंगे। ठीक है, तीसरा, क्योंकि ट्रेड बड़ा, अगर ट्रेड अच्छा करना चाहते हो तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, तो उन्होंने रेलवेज को इम्प्रूव किया, उन्होंने कम्युनिकेशन इम्प्रूव किया, जिसके वजह से इकोनॉमिक जो लिंक्स थे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग देश जो ये एरिया से, उसमें काफी स्ट्रांग होने लगी। ठीक है, तो धीरे धीरे बात ये होने लगी कि हमको इसी तरीके का एक सिस्टम पूरे यूरोप में चाहिए, जिससे हमारा ग्रोथ हो, जिससे हमारा ट्रेड अच्छा हो, और लोगों के अंदर देशभक्ति वाली भावना इसलिए भी आ रही थी कि अपना देश होगा तो हम ये सब कर पाएंगे। मिडिल क्लास का ये एजेंडा था कि अगर अपना देश होगा, है ना, और अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो हम लोग जो है जितना मर्जी ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्लियर? अब वापस से फ्रांस में चलते हैं। तो आई होप आपको कहानी अभी तक खत्म समझ आ गई। हमने पढ़ा कि यूरोप में किस तरीके की स्थिति थी, एरिस्टोक्रेट्स थे, आपके गरीब लोग थे, पेजेंट्स थे, राइज ऑफ मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, जो बात करते हैं फ्रीडम ऑफ मार्केट के बारे में, गवर्नमेंट बाय कंसेंट के बारे में, इस तरीके की बातें होती है। और हमने ज़ोल्वेरिन का एग्जाम्पल लिया टू शो किस तरीके का इकोनॉमिक फ्रीडम वो चाहते थे। फ्रांस की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा कि कैसे फ्रांस में जो है नेपोलियन आता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, फिर नेपोलियन आता है, पर नेपोलियन के अगेंस्ट काफी सारे लोग अब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन तो बड़ा बढ़िया करता है, लेकिन लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम छीनने लगता है। अच्छा, नेपोलियन से पता है कौन डरते हैं? नेपोलियन से यूरोप के बाकी देश भी डर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं हमें आके ही ना खा जाए, है ना। बाकी राजा सोच रहे थे यहाँ हमारे देश में आके ही हमें ना खा जाए,
तो इसीलिए बाकी जो आपके ये सारे रूढ़िवादी देश थे, जो आपके जो मोनार्की कंट्रीज थी, इन्होंने साथ में मिलके नेपोलियन को 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया। काफी सारी जंग होती है छोटी छोटी जिसमें नेपोलियन को हराया जाता है, उसकी टेरिटरीज उससे छीन ली जाती है। फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को मार दिया जाता है, ठीक है, ही इज किल्ड एंड एक न्यू कॉन्जर्वेटिव ऑर्डर एस्टैब्लिश होता है यूरोप में। अब कॉन्जर्वेटिव कौन होते हैं, 9th में आपने पढ़ा है। कॉन्जर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी लोग जो पुराने ख्यालात में बिलीव करते हैं, हु बिलीव इन ओल्ड थिंग्स, जैसे शादी हो गया, मैरिज हो गया, हायरार्की हो गया, राजा का राजपाट हो गया, इन सब चीज़ों में जो बिलीव करते हैं पुराने ख्यालात में। जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, कहते हैं बेटा अरेंज मैरिज ही करना, बेटा फुल स्लीव्स पहन के जाओ, वैक्सिंग मत करो। ये जो पुराने ख्यालात वाले लोग होते हैं इनको क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी लोग। तो कॉन्जर्वेटिव ऑर्डर जो है यूरोप में आ जाता है, ठीक है, राजा का राजपाट वापस से यूरोप में आ जाता है। अब इसको न्यू कॉन्जर्वेटिव्स क्यों बोला गया है? इसको न्यू कॉन्जर्वेटिव्स इसीलिए बोला गया है क्योंकि इवन दो दे बिलीव इन ओल्ड इंस्टीट्यूशंस, वो वापस से प्री रेवोल्यूशनरी एरा में नहीं जाना चाहते थे। उनको ना जो नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लाया था ना, वो बड़ा पसंद आ गया था। तो उन्होंने कहा कि हम पुरानी चीजों में तो बिलीव करेंगे ही, है ना, शादी में, पर हम उसको और बढ़ाएंगे, उसको और स्ट्रेंथन करेंगे बाय यूजिंग व्हाट नेपोलियन गेव अस, दैट इज अ मॉडर्न आर्मी, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक डायनामिक इकोनॉमी। इनको यूटिलाइज करके हम अपने पुराने ख्यालात को और स्ट्रांगली जो है फैलाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी दादा दादी आपके अरेंज मैरिज करेंगे बाय यूजिंग देयर मोबाइल फोन एंड लेटेस्ट ऐप कॉल्ड शादी.com। टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है पर ख्याल वही पुराने हैं, है ना, टेस्ट वही नहीं, क्या था वो स्लोगन नहीं है, टेस्ट वही पर नहीं, संस्कार वही पर टेस्ट नहीं, एनीवेज वही था जो भी। ओके, तो अब हम आते हैं ट्रीटी ऑफ वियना पे ऑफ 1815। नेपोलियन को हरा दिया जाता है बैटल ऑफ वाटरलू में। अब जो विक्टर कंट्रीज है, जो उन्होंने इस बैटल में जीत जो है हासिल की है, वो लोग सब मिलते हैं ऑस्ट्रिया में, है ना, ऑस्ट्रिया में वो लोग मिलते हैं और वहां पर वो लोग साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। अब पहला क्वेश्चन आएगा कौन से कंट्रीज ने जो है नेपोलियन को हराया, तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्रभु का क्या मतलब होता है, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन सारे कंट्रीज ने मिलके जो है नेपोलियन को हराया। नेपोलियन को हराने के बाद ये ऑस्ट्रिया गए और वहां पर उनके होस्ट थे जिन्होंने उनकी एक तरीके का स्वागत किया, दैट वाज ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच याद रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग इंसान है, मस्त मस्त डायलॉग्स मारता है, अपना सिद्धू है एक तरीके से, है ना। तो ड्यूक मेटरनिच जो है उन्होंने इस पूरे इवेंट को होस्ट किया और यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स हुए। क्या एग्रीमेंट हुआ? सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारा एक ही गोल है, ये जो नेपोलियन पूरा इधर उधर करके गया ना, इसको हम रेस्टोर करेंगे। जहां पर भी नेपोलियन चेंजेस लाया है वहां पर हम वापस से राजा का राजपाट लाएंगे, वहां पर हम वापस से मोनार्की लाएंगे और वापस से यूरोप में एक नई रूढ़िवादी ऑर्डर व्यवस्था को लाएंगे। वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। इसके लिए उन्होंने काफी सारे चेंजेस लाए। पहला, फ्रांस में जो बर्बन डायनेस्टी थी, याद है लुई 16, मैरी एंटोनेट, है ना, वो बर्बन फैमिली के थे, बर्बन डायनेस्टी के थे। तो उन्हीं का एक राजा को उन्होंने वापस से राजा बना दिया, है ना, वापस से मोनार्की ले आए। ठीक है, पूरी मेहनत बेकार, क्यों ही पड़ा हमने, आप सोच रहे होगे। दूसरा है, फ्रांस ने जो भी टेरिटरीज अपनाई थी, जो भी टेरिटरीज अपने एम्पायर में वो ले आए थे अंडर नेपोलियन, फ्रांस लॉस्ट ऑल ऑफ दोस टेरिटरीज, वो फ्रांस से छीन ली गई, है ना। फ्रांस के चारों तरफ कुछ ऐसे स्टेट्स रखे गए, बफर स्टेट्स, जिसके वजह से फ्रांस वापस से ना फैले, है ना, कि भाई मैं बहुत मोटी हो रही हूँ तो आप कॉर्सेट पहन लूँ और आसपास जो है ना सारी चीजें रख लूँ जिससे मैं दबी रहूँ, मैं फैल ना पाऊं, है ना। तो इस तरीके से फ्रांस के साथ कर दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ में अगर देखा जाए तो नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड को बेल्जियम के साथ जोड़ दिया गया था नॉर्थ में। साउथ में आप देख सकते हो जेनोआ और पीडमोंट को साथ में जोड़ लिया गया था, ठीक है, सो दैट दे विल मेक श्योर कि फ्रांस फैले ना, है ना। उसके अलावा जर्मन, जो ये जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स जो नेपोलियन ने बनाया था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा बढ़िया बनाया नेपोलियन, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फाइन, जो रशिया था, है ना, इसको जो है पोलैंड का थोड़ा पार्ट दे दिया गया था एंड प्रशिया वाज गिवन अ पार्ट ऑफ सैक्सनी।
इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सिर्फ ये याद रखो, एक दो चीजें और भी एनसीईआरटी में छोड़ो तो चाहो तो उसे इग्नोर करो, बट रिमेंबर दीज पॉइंट्स फॉर दिस पार्ट, क्योंकि आपको आता है डायरेक्ट एग्जाम में कि व्हाट वर द फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, चलो अब ये जो नया कॉन्जर्वेटिव रेजीम आता है इन यूरोप, ये काफी ऑटोक्रेटिक होता है। ऑब्वियसली पुराने ख्यालात के लोग हैं, राजा के राजपाट को बिलीव करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कहेंगे भाई पार्टी करो, आ जाओ शॉर्ट स्कर्ट में, लेट्स डू पार्टी, लेट्स ड्रिंक, ये तो नहीं कहेंगे ना। ऑटोक्रेटिक थे। ऑटोक्रेटिक में पहले भी बता चुकी हूँ, सेल्फ पावर, जब खुद में इतनी पावर होती है तो उसको ऑटोक्रेटिक वर्ड दिया जाता है। तो काफी ऑटोक्रेटिक थे, काफी पावर उनके हाथ में थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, लोग जो भी उनके अगेंस्ट बोला जाता था उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, है ना। न्यूज़पेपर पे, बुक्स पे, प्लेस पे, सब पे रिस्ट्रिक्शन लग गया था। पीपल वर नॉट अलाउड टू गैदर टुगेदर। इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपकी किताब में ये इमेज भी दी गई है ना। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और डाइनिंग टेबल पे नॉर्मली बातें होती है क्योंकि खाना तो है नहीं खाने के लिए, पर यहाँ पर लोगों के मुंह पे मजल लगा हुआ है, मुंह पे कपड़ा लगा हुआ है जो उनको बोलने से रोक रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ एक इंस्क्रिप्शन लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग, हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस, है ना, कितने टाइम तक हम सोच पाएंगे। एक तरीके से सार्कास्टिक एक मजाक उड़ाने वाला इमेज है, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है रूल्स क्या है इस क्लब के। रूल्स है कि साइलेंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसका रूल है सोसाइटी का, है ना। काश मैं अपने बच्चे को यहाँ भेज पाती, चुप रहो भाई बोलते रहते हो। एनीवे, और दूसरा है कि मतलब ये था कि अगर, क्योंकि बोलने का मन करेगा, साथ में बैठे हो तो बतियाने का तो मन करेगा, तो लोगों को एंट्री पे ही मजल दे दी जाएगी, एक कपड़ा दे दिया जाएगा। तो इस तरीके के इमेजेस आने लगे थे टू शो कि कॉन्जर्वेटिव रेजीम के अंदर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था ऑन स्पीच। अब जब ये सब हो रहा था, जो हमारे लिबरल भाई लोग थे जो चाह रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, अपना राष्ट्र हो, है ना, जो नेशन स्टेट्स चाह रहे थे, ये क्रांतिकारी बन गए, है ना। इन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच, नेशन स्टेट जैसी चीजें। एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी सी द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। देखो क्रांतिकारी कौन होता है? क्रांतिकारी वो इंसान होता है जो सामाजिक व्यवस्था के अगेंस्ट बोलता है। फॉर एग्जाम्पल लेटर से आपके स्कूल में ये है कि भाई 8 बजे एग्जैक्ट आना है, और एक बंदा और बिल्कुल ही प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, पॉलिश जूते में आना है, और एक लड़का कह रहा है नो मैन, आई विल नॉट फॉलो दिस रूल, है ना, मैं फ्रीडम चाहता हूँ फ्रॉम ऑल ऑफ दी सोशल मोमायास। वो आएगा बिल्कुल ही अपने बाल लंबा, लड़का सोचो बड़े ही लंबे बाल करते हुए आ रहा है, गॉगल्स पहन के, कॉलर ऊपर करके, कोई शू वो पॉलिश नहीं है, एंड ही विल बी लाइक आई एम अ रेबेल, आई एम अ रेवोल्यूशनरी, मैं क्रांतिकारी, मैं सिस्टम बदलूंगा, है ना। तो जो भी सिस्टम के अगेंस्ट होता है उसको क्रांतिकारी बोलते हैं। तो यहाँ सिस्टम क्या था? कॉन्जर्वेटिव था, कॉन्जर्वेटिज्म था। उस सिस्टम को बदलने के लिए कौन है? रेवोल्यूशनरीज है। ये रेवोल्यूशनरीज क्या चाहते थे? ये रेवोल्यूशनरीज चाहते थे राजा का राजपाट हटे, कॉन्जर्वेटिव ऑर्डर हटे, और लिबर्टी और फ्रीडम आए, आजादी आए, है ना, फ्रीडम आए। और वो चाहते थे कि नेशन स्टेट बने, अपना राष्ट्र बने जहां हमारी सरकार होगी। ऐसा ही एक क्रांतिकारी जिसको आपको पढ़ना है, क्योंकि इस पे डेफिनेटली एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम्स में आता है, इज गुसीपी मजीनी। बड़ा अच्छा नाम है ना। तो गुसीपी मजीनी जो है ये जेनुआ में 1807 में पैदा हुए थे। इनको नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया था कि भाई राजा का राजपाट बुरा होता है, नेशन स्टेट सच्चा होता है, अपना राष्ट्र होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई। मतलब सीक्रेट सोसाइटी में भी वो थे कॉल्ड इन कार्बोनारी। लेकिन 24 की एज में ही, 24 की एज में ही जब उन्होंने क्रांति करने का प्रयास किया तो उनको देश निकाला कर दिया, उन्हें एग्जाइल भेज दिया गया। एग्जाइल में भी उन्हें शांति नहीं पड़ी, उन्होंने वहां भी 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, यंग इटली इन मर्साइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यंग इटली इन मर्साइल्स और यंग यूरोप इन बर्न। देखो उनका ये मानना, वो इटली के थे, वो चाहते थे कि सारे इटालियन स्पीकिंग लोग जो अलग अलग राजा के राजपाट में फैले हुए हैं वो एक छत के नीचे आ जाए। वो चाहते थे कि इटालियन स्पीकिंग लोग जो है यूनाइट हो जाए अंडर वन नेशन स्टेट। ही थॉट कि भगवान चाहते हैं कि दुनिया नेशन स्टेट्स में डिवाइडेड हो, ठीक है। गॉड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। इटली कैन नॉट कंटिन्यू टू बी एज अ पैचवर्क ऑफ स्टेट्स। इटालियन लोग ऐसे फैले हुए नहीं रह सकते। हम लोग लिबरेट तब होंगे, हमें आज़ादी तब मिलेगी जब हम एक राष्ट्र में रहेंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट हिज आइडियोलॉजी वाज। क्लियर?
अगर आप कंफ्यूज हो, आप सोचो, बहुत लोग ये नहीं सोचते कि सारे हिंदुओं को दुनिया का एक ही राष्ट्र होना चाहिए भाई हमारा, मुस्लिमों का अपना राष्ट्र होना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना, मतलब द आइडिया वाज कि हमारे बीच में हमें जो यूनाइट करेगा, हमें जो फ्रीडम देगा, हमारा राष्ट्र तब होगा जब इटालियन स्पीकिंग लोग साथ में आएंगे, है ना। दैट वाज द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। अब उनके मॉडल से काफी लोग इंस्पायर हुए, जर्मन स्पीकिंग लोग भी इंस्पायर हुए, फ्रेंच स्पीकिंग लोग भी इंस्पायर हुए, है ना, पोलिश स्पीकिंग लोग भी इंस्पायर हुए, और उन्होंने अपनी अपनी सीक्रेट सोसाइटीज जो है एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी। ये सीक्रेट सोसाइटीज इतनी क्रांतिकारी लोग इतने पॉपुलर हुए कि गुसीपी मजीनी ने बोला कि ये कि ड्यूक मेटरनिच, याद है ड्यूक मेटरनिच, मैंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग इंसान है ना, अपना सिद्धू है, मस्त मस्त इंग्लिश बोलता है। तो ड्यूक मेटरनिच ने बोला कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर इज गुसीपी मजीनी। इतना डर गए थे वो गुसीपी मजीनी से कि उसने बोला कि हमारे सामाजिक व्यवस्था, जो कॉन्जर्वेटिव ऑर्डर है यूरोप का, उसका अगर सबसे बड़ा एकमात्र दुश्मन है तो वो गुसीपी मजीनी है। मैं भी बोलती हूँ, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ माई सोशल ऑर्डर इज कुलदीप सर। उनको समझ ही नहीं आता, इतनी सारे इंग्लिश शब्द जो है साथ में घुस जाते हैं, तो बेचारे कहते हैं क्या बोले। मैं कहती हूँ कोई भी नहीं, चाय लेके आओ मेरे लिए। नहीं, ही इज वेरी स्वीट, ही इज वेरी स्वीट, जस्ट किडिंग। चिल करिए वो थोड़ा ना, क्योंकि सेशन अब लाइव सेशन नहीं है तो ऐसे ही चिल करना पड़ता है खुद से। हे गाइस, पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ आ रहा है चैप्टर, थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इसी तरीके से पढ़ते रहोगे तो आपको अव्वल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोग लाए हैं क्लास 10 का आकार बैच। दिस इज अ ईयर लॉन्ग बैच, जहां पर हम आपको पूरे साल पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग विच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 10th of June टू February। यहाँ पर आपको पूरे क्लास 10 का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ्स, SST, है ना। ये वाले सब्जेक्ट्स डायरेक्टली आपके यूट्यूब टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, सोशल स्टडीज मैं पढ़ाऊंगी। क्लास में जब आपको पढ़ा रही होंगी तो एक और टीचर क्लास में बैठा हुआ होगा जो आपके डाउट्स ले रहा होगा, हु विल बी योर क्लास टीचर। क्लास के बाद भी अगर आपको डाउट आए तो वो भी आपके सॉल्व किए जाएंगे थ्रू दी डाउट्स ऐप, थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल, है ना। प्लस आपको क्लास में जो नोट्स लिखवाए जाते हैं वो आपको दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाएगा थ्रू PYQ सेशंस, आंसर राइटिंग सेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। हर सेशन से पहले और बाद में क्विजेस दिए जाएंगे, टेस्ट होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, और इस तरीके से हम आपका पूरा सिलेबस खत्म कराएंगे टिल दिसंबर। अक्टूबर में आपका सिलेबस हो जाएगा, बट फिर आपका रिवीजन शुरू होगा। तो मिड टर्म रिवीजन 1 महीने का, प्री बोर्ड रिवीजन 1 महीने का, बोर्ड एग्जाम रिवीजन 1 महीने का, ये सब कुछ होगा हमारे इस आकार बैच में। दिस इज द टॉपर्स बैच। ये एक ऐसा बैच है जहां पर हर बच्चा 90% अबव तो मिनिमम लाता ही रहेगा, क्योंकि हम उतनी मेहनत इस बैच में कर रहे हैं। अगर आप इस बैच का फीस जानना चाहते हो और आपको लग रहा है कि बहुत महंगी फीस ना हो, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो बेटा आपको जानने पे बहुत ज्यादा एक एक्साइटमेंट होगा दैट इट इज जस्ट फॉर 1499 रुपीज। सिर्फ इतने रुपए में for the entire year you will get the course only for 1499 rupees। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि एक अमीर इंसान एक गरीब इंसान में यही फर्क होता है कि अमीर इंसान को पता होता है कि पैसे हमें कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, कहाँ हमें सबसे बड़ा रिटर्न मिलेगा, है ना। गरीब लोग क्या करते हैं, गरीब लोग या तो बेकार की चीजों में पैसा उड़ा देते हैं कि पिज्जा खा लिया, मोटर बाइक खरीद ली, थोड़ा 2 दिन की अय्याशी और ऐश कर लिया, और उन्हें पता नहीं होता कि किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड एक किताब है, उसको पढ़ोगे तो पता चलेगा, है ना। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो रिटर्न चाहते हो सबसे कम पैसे में आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले, तो दिस इज द कोर्स फॉर यू। बहुत मेहनत करके हम इस कोर्स में बहुत मेहनत कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि हर बच्चे को कोर्स से फायदा हो। तो अगर आप हमारी आकार फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक में जो है आपको डिस्क्रिप्शन दिया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिया होगा, जिसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा जहां पर आपको ये आकार बैच का लिंक मिलेगा। मेरा कूपन कोड यहाँ लगा हुआ है। वैसे कोर्स बहुत महंगा है, 3000 का है, बट मेरा कूपन कोड की वजह से इट विल कम डाउन टू 1499। तो किस बात का इंतजार है, जल्दी से आ जाओ हमारे परिवार में एंड जॉइन आवर फैमिली। नाउ लेट्स गेट बैक टू द चैप्टर। समझ आ रहा होगा गाइस, आई होप, आई रियली होप, है ना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहना कि कैसा चल रहा है सेशन। वीडियो को पॉज कर करके अपने नोट्स बनाते रहना, पीछे जा जाके जो है वापस से देखते रहना अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। अब आपको सिचुएशन समझ आ गई, यूरोप में पूरा रूढ़िवादी समाज आ गया है, कंजर्वेटिव ऑर्डर आ गया है, उनके अगेंस्ट दूसरी तरफ आपके क्रांतिकारी है, लिबरल्स है, जो चाहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, जो चाहते हैं नेशन स्टेट हो, है ना। इस तरीके से पूरा आपका बैटल फील्ड रेडी है। अब हम
आते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशंस पे, है ना। अब आपको पता है कि जो कॉन्जर्वेटिव ऑर्डर एज आई टोल्ड यू एक तरफ है और लिबरल्स और नेशनलिस्ट जो है वो दूसरी तरफ है, जो नेशन स्टेट्स के बारे में बात करने लग गए थे, स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट नेशन स्टेट। अब पहला जो क्रांति होता है वो फ्रांस में होता है। फ्रांस ना एक तरीके का, बस क्या ही बताऊं, बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं, और एक खराब खरबूजा, जैसे खरबूजे को देख के दूसरा खरबूजा भी अपना रंग बदलता है, तो फ्रांस ये वो खरबूजा है जिसको देख के बाकी जो यूरोप के खरबूजे हैं वो भी अपना रंग बदलेंगे। देखते हैं कैसे, ठीक है। तो फ्रांस में जुलाई 1830 को एक रेवोल्यूशन होता है। क्या रेवोल्यूशन होता है? यू गाइस नो, फ्रांस में पहले मोनार्की थी, ध्यान से समझना। फिर 1789 में रेवोल्यूशन होता है और वहां पर जो है लोगों का नेशनल असेंबली आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और ये सब हो जाता है ना। फिर उसके बाद वापस से वहां पर कंजर्वेटिव ऑर्डर आता है। 1815 से 1830 तक कंजर्वेटिव ऑर्डर आता है। वापस से वहां लुई फिलिप को राजा बना देते हैं। और फिर 1830 में जो रेवोल्यूशन होता है, लोगों का रेवोल्यूशन, मिडिल क्लास का रेवोल्यूशन, उसके वजह से लुई फिलिप को वापस से मतलब राजा तो बनाए रखते हैं लेकिन उनको जो है उनकी पावर लिमिट कर देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब राजा अभी भी है लेकिन राजा खुला बैल नहीं है, उसके गले में घंटी है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है फ्रांस में एस्टैब्लिश कर दी जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज एस्टैब्लिश्ड विद लुई फिलिप एट इट्स हेड। ये है आपका जुलाई रेवोल्यूशन। अब ड्यूक मेटरनिच ने एक बहुत बढ़िया लाइन बोली, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, उन्होंने उसको इंग्लिश में बोला, व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catches cold। उन्होंने कहा फ्रांस छींकता है और पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। फ्रांस की क्रांति को देख के बाकी यूरोपियन देश में भी क्रांति होने लगती है और यही हुआ। 1830 के रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके बेल्जियम ने भी जो है, बेल्जियम के लोगों ने भी, ब्रसेल्स के लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, है ना। एंड ब्रसेल्स मतलब जो ये हुआ, बेल्जियम जो है, बेल्जियम का कैपिटल ब्रसेल्स है, बेल्जियम जो है किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो जाता है, ठीक है। अब उसको देखा देखी एक और आपका क्रांति होता है ग्रीस में, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत टाइम से चलती आ रही है, 1821 से। ग्रीस है क्या? देखो यार, ग्रीस को समझने के लिए आपको इतना समझना है कि ग्रीस वाज अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर वाज अ मुस्लिम इस्लामिक एम्पायर। मुस्लिम एम्पायर, इस्लामिक लीडर, खलीफा था इनका लीडर, है ना, जो एक मुस्लिम लीडर है। और ग्रीस एक ऐसा देश था दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द cradle of European civilization। पालना कि अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन मतलब यूरोप में लोगों ने पहली बार सिविलाइजेशन जो शहर बनाए थे वो ग्रीस में, जैसे हमारे लिए क्या है, हमारे लिए सिविलाइजेशन होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पहले की, या हस्तिनापुर होता है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर इंडिया पैदा हुआ था, राइट। तो यहाँ पर बोला जाता था कि ग्रीस में यूरोप के लोगों ने रहना पहना पहले शुरू किया, है ना। यहाँ ये पालना है यूरोपियन सिविलाइजेशन का। तो यूरोपियन नेशनलिस्ट मिडिल क्लास, इनको ये बात पसंद नहीं आई दैट ग्रीस वाज अ पार्ट ऑफ अ इस्लामिक एम्पायर, है ना, अ मुस्लिम एम्पायर। तो ग्रीस में काफी टाइम से लोग इंडिपेंडेंस चाह रहे थे, अपना नेशन स्टेट चाह रहे थे। इसको बाकी यूरोप के बाकी लोग भी काफी सपोर्ट कर रहे थे, है ना, काफी ज्यादा बोल रहे थे कि नहीं हम तुम्हें सपोर्ट, इतना सपोर्ट करते थे कि इंग्लिश, एक ब्रिटेन का एक पोएट भी था लॉर्ड बायरन, जिसकी पोएम्स आपने इंग्लिश बुक में पढ़ी होगी, उन्होंने भी काफी फंडिंग दी इस पूरे मूवमेंट को। वो खुद जो है चले आए कि भाई मैं लड़ूंगा ग्रीस के लिए इसके वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। अनफॉर्चुनेटली फीवर से वो 1824 में ही मर गए थे, है ना। तो ये मूवमेंट इतना ज्यादा चला ग्रीस में दैट फाइनली इन 1832 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है। याद रखना है इसको, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है दैट मेक्स ग्रीस इनटू अ इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। वाह भाई वाह, तालियां। इस पे क्वेश्चन आता है, 3-4 चीजें आपको याद करनी है। ग्रीस वाज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जो एक इस्लामिक एम्पायर है। इसके वजह से जो बाकी नेशनलिस्ट थे यूरोप के, वो काफी सिंपथाइज करते थे विद ग्रीस स्ट्रगल, क्योंकि वो मानते थे कि ग्रीस जो है क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है। वो चाहते थे कि ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बने। लॉर्ड बायरन ने भी उसको सपोर्ट किया एंड फाइनली 1832 में ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनता है अंडर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832। कहानी खत्म नहीं, अभी बहुत चैप्टर बचा है, ठीक है। अब हम आते
आते हैं थोड़े चैप्टर के दूसरे पड़ाव में। पता है जब हम बोलते हैं कि राष्ट्र बन गया, लोगों ने स्ट्रगल किया, तो आपके दिमाग में क्या होता है कि लोग तलवार वलवार उठाए, कुछ लोगों ने बेलन उठाया, राजा के पास गए और उन्होंने राजा को मारना पीटना शुरू कर दिया, है ना। ये आता है दिमाग में कि स्ट्रगल, नेशनल स्ट्रगल, कि भाई इंडिया की भी नेशनल स्ट्रगल की जब हम बात करते हैं हमारे दिमाग में आता है ऐसे भगत सिंह ने बॉम्ब किया था, गांधी जी ने मूवमेंट किया था, पर हम इसका सॉफ्ट साइड भूल जाते हैं। राष्ट्र बनाने के लिए इट इज नॉट इनफ टू टेक आउट तलवार एंड टेक आउट गन्स। एक राष्ट्र बनाने के लिए कल्चर ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ अ नेशन, है ना। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में फॉर एग्जांपल सिर्फ इतना काफी नहीं था कि हम लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स के अंदर के साथ, लोगों के अंदर, जनता के अंदर ये फीलिंग कैसे लाए कि भाई हम एक राष्ट्र को बिलोंग करते हैं। इसके लिए काफी चीजें अपनाई गई, हमने फ्लैग बनाया, हमने एंथम बनाया, हमने गाने बनाए जिसके बारे में आप चैप्टर 2 में भी पढ़ोगे, राइट। वैसे ही जो ये लोग थे, पीपल हु बिलीव्ड कि कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, नॉट जस्ट वॉर्स और टेरिटरी एक्सपेंशन, इन लोगों को बोला जाता था रोमांटिक्स, नॉट ना 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 नो, इस रोमांटिक की बात नहीं कर रही हो, तो ऐसा रोमांटिक हम सब अपना जीवन में चाहते हैं। मेरे हस्बैंड ने पिछले बर्थडे में मुझे मिक्सी दी थी, तो मैंने कहा, एनीवेज मेरी गलती थी, मैंने बोला था मुझे मिक्सी बड़ी पसंद है, पर मेरा मतलब था जनरली, मेरा ये मतलब नहीं था मुझे बर्थडे में वो मिक्सी दो। काफ़ी अच्छी है वो, महंगी सी, बट anyways we are not talking about that kind of romantics, even though we might want that in our life. हिस्ट्री वाला ही रोमांटिक आपको मिलेगा और मुझे भी, है ना। तो ये रोमांटिक्स कौन थे? रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जिसने बोला कि राष्ट्रवाद की भावना कल्चर के थ्रू आएगी। कल्चर विल प्ले अ ह्यूज रोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन क्रिएटिंग अ नेशन, राइट। जो रोमांटिक्स थे दे क्रिटिसाइज ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। उन्होंने कहा कि सिर्फ साइंस के बारे में बात करके, वॉर के बारे में बात करके नेशन नहीं बनेगा। उन्होंने कहा वी शुड फोकस ऑन इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, है ना, कि भाई इस तरीके से राष्ट्र बनेगा। कि तो इसमें वी आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट रोमांटिक्स। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको कुछ रोमांटिक्स के बारे में लिखना है ना, कुछ रोमांटिक्स जो हमारे जीवन में नहीं है। पहला, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, जोहान था जो फ्राई हो गया और वो अब हर के पास चला गया, ठीक है। सो जोहान गॉटफ्राइड हर्डर वाज अ जर्मन रोमांटिक। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स दिए। पहला कॉन्सेप्ट दिया डास वॉक का। उन्होंने कहा कि असली जर्मन कल्चर अमीर लोगों के घर में नहीं मिलेगा, राजा के पैलेस में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा अमंग्स द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल को उन्होंने बोला दास वॉक, है ना। दास वॉक इज द कॉमन पीपल, यू दास वॉक, ऐसे आप रैंडमली लोगों को यू आर दास वॉक ऐसे बोलोगे तो याद हो जाएगा, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने वॉल्गाइस्ट का दिया। उन्होंने कहा जो ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, जो देश की आत्मा है, वो हम पॉपुलराइज कर सकते हैं थ्रू फोक डांस, फोक सॉन्ग्स एंड फोक पोएट्री, है ना। गीतों से, पोएम से, डांसेस से हम जो है राष्ट्र की स्पिरिट, आत्मा लोगों को दिखा सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि जैसे हम सबने रामायण पढ़ी है ना, ग्रेट पढ़ी है, राइट। पर जब आप कोई प्ले देखते हो और उसमें आपको एकदम से फील होता है हाँ यार क्या कहानी है, ये राम जी, एक कनेक्शन होता है, आपको उसकी स्पिरिट, एक आत्मा दिखाई देती है। तो वैसे कह रहे हो राष्ट्र की आत्मा आपको इसी तरीके से दिखेगी, एंड दैट इज वाई कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेशन बिल्डिंग। दूसरे आपके रोमांटिक है कैरल क्रुपुन्स्की, हु इज अ पॉलिश रोमांटिक। इन्होंने भी बोला कि नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट हमें करना चाहिए यूजिंग ओपेरा एंड म्यूजिक थ्रू डांसेस, जो पॉलिश डांसेस है, पोलोनाइस एंड मजूरका। जैसे आजकल अगर हम लोग रील पे करते हैं तो एक दो कमेंट्स आते हैं, भाई इंडियन कल्चर करो, इंडियन कल्चर, भरतनाट्यम करो, कथक करो, है ना। ऐसे दो तीन, फिर मैं कथक करती हूँ तो कहते हैं ये क्या बहन जी बन गए हो। एनीवेज, तो बहुत इन्होंने बोला कि अगर आप फोक डांसेस, अपना लोकल डांसेस करोगे तो उसमें जो है उस कल्चर से आपका देश बनेगा, ठीक है। अब कुछ लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ वर्नाक्यूलर लैंग्वेज और लोकल फोकलोर के बारे में भी बात की। फोकलोर मतलब जो लोकल कहानियां होती है ना, अलग अलग जगहों की अपनी अपनी छोटी छोटी कहानियां भी होती है। तो कुछ लोगों ने बोला कि स्पेशली जो गरीब है, जो अनपढ़ है, उनको कैसे समझाए कि भाई तुम एक देश के पार्ट हो, देश के लिए लड़ना है। उन तक पहुंचने के लिए वी शुड यूज लैंग्वेज एंड वी शुड यूज फोकलोर, है ना। तो ये पोलैंड में काफी हुआ। पोलैंड फॉर एग्जांपल एक ऐसा देश था जो देश भी नहीं था, इसको जो है 3 हिस्सों में बांट दिया गया था बिटवीन रशिया, ऑस्ट्रिया एंड रैप याद करा था मैंने, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया, है ना।
3 कंट्रीज में बांट दिया। तो पॉलिश कंट्री ही नहीं एग्जिस्ट करता था, लेकिन जो पॉलिश लोग थे उनके अंदर भावना थी कि अपना खुद का राष्ट्र होना चाहिए, है ना। तो पॉलिश लैंग्वेज काफी ज्यादा यूज करते थे, इवन दो पॉलिश लैंग्वेज बैंड थी। दिस वाज देयर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योर कल्चर एंड गोइंग अगेंस्ट रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। फॉर एग्जाम्पल रशिया रूल्ड पोलैंड था, उसमें जो है पॉलिश लैंग्वेज अलाउड नहीं थी बोलनी, पर वहाँ के जो क्लर्जी थे, वहाँ के जो चर्च के जो प्रीस्ट थे, उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज में अपना स्पीच देना, अपना प्रीचिंग करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली जब इसके बारे में रशियन अथॉरिटीज को पता चला तो उनको जेल वेल भेज दिया गया था, बट दिस वॉज अ वे टू it was a symbol of national resistance, it was a symbol of making your own nation। तो लैंग्वेज एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ दिस इज फॉर एग्जाम्पल एक रोमांटिक पेंटिंग, ये बनाई गई थी बाय द मैसेकर ऑफ क्लॉज बाय, यहाँ ठीक से दिख नहीं रहा, बट एनीवेज यहाँ आई थिंक इट वॉज डेलाक्रॉक्स या कुछ तो ऐसा फैंसी सा नाम था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इमेज इस तरीके से दिखाई जा रही है कि औरतों को और बच्चों की पीड़ा ज़्यादा दिखाई जा रही है, जिससे आपके अंदर एक फीलिंग हो, यार जो हुआ बड़ा हुआ बुरा हुआ, इसके अगेंस्ट हमें लड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके के इमेजेस भी सर्कुलेट होते थे जिससे लोगों के अंदर जो है देशभक्ति की एक भावना उत्पन्न हो, है ना। अगर आप बताओ, अगर मैं आपके पास आऊँ और बोलूँ यार उसने ऐसे पीट दिया था, ब्रिटिशर्स आए थे, 5 इंडियंस को पीट दिया था और मतलब ये वो, आप कहोगे अच्छा। अब मैं आपको यही चीज़ पेंटिंग के थ्रू दिखाऊँ जिसमें लोग मार रहे हैं, लोग औरतें बच्चे ऐसे कर रहे हैं, मूवी का एक सीन दिखाऊँ, बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट और सैड म्यूजिक लगाओ, तो एकदम से आपके आंखों में आंसू आएगा और आप कहोगे ये हम नहीं सहेंगे, है। तो रोमांटिक्स यही बात करते थे कि आप कल्चर को, पेंटिंग को, डांस को यूज करो सो दैट राष्ट्र भावना, देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर आई, ठीक है। अब यूरोप में जब ये सब रोमांटिक फीलिंग, एक कल्चरल मूवमेंट फैल रहा था, उस टाइम गरीब लोगों में क्या हो रहा था, हंगर, हार्डशिप, है ना। हंगर और हार्डशिप मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टाइम चल रहे थे यूरोप के गरीब लोगों के लिए, है ना। तो 1830s वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर यूरोप। काफी इकोनॉमिक हार्डशिप, इकोनॉमिक पीड़ा जो है लोग वहां पर सह रहे थे। क्यों? क्योंकि पहला, यूरोप में काफी ज्यादा बहुसंख्या बढ़ गई थी, है ना, पॉपुलेशन काफी बढ़ गई थी। अब पॉपुलेशन बढ़ गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हो गया था, है ना, इंडस्ट्रीज आनी शुरू हो गई थी। तो काफी लोग गांव छोड़ के शहर आ रहे थे कि उनको शायद नौकरी मिल जाए। अब शहर तो आ गए थे लेकिन नौकरियां नहीं थी, तो लोग बड़ी बुरी सिचुएशन में रह रहे थे, बहुत कम काम के लिए, बहुत कम पैसों के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। तो सिचुएशन वाज वेरी बैड, पीपल वर मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, बट कुछ उनका फायदा नहीं हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से गांव में भी सिचुएशन बहुत बुरी हो गई थी। अब जो लोग गांव से शहर में आ रहे थे उनकी तो थी बुरी सिचुएशन कि घर नहीं है, पैसा नहीं है ना, खाना नहीं है, पर गांव में भी बुरी सिचुएशन हो रही थी फैक्ट्रियों के आने से। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्री आ गई थी, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो कपड़े की इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते थे वो बड़े सस्ते होते थे। तो जो लोग गाँव में हाथ से काम करके, जो कारीगर होते थे हाथ से काम करने वाले, उनका सामान कोई खरीदना नहीं चाह रहा था। नो वन वांटेड टू बाय दैट क्लॉथ, है ना, उनका सामान कोई खरीदना नहीं चाह रहा था। तो यहाँ पर जो हाथ के कारीगर थे, दे वर फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स एंड दैट इज व्हाई दे वर फेसिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे यूरोप के देशों में अभी तक, है ना, फ्यूडल सिस्टम चल रहा था। लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था अंडर द फ्यूडल सिस्टम, जहाँ पर वो रेंट भी पे कर रहे थे फ्री में, बड़े बड़े अमीर लोगों के लिए काम भी कर रहे थे। तो लोग काफी परेशान थे, काफी गुस्से में थे, है ना। फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे, बैड हार्वेस्ट होने के वजह से, बुरा फसल होने के वजह से फसल के पैसे भी बढ़ गए थे, प्राइसेस भी बढ़ गए थे। पॉपरिज्म हो गया था। पॉपरिज्म का क्या मतलब होता है? पॉपरिज्म होता है जब आप एकदम से गरीब हो जाते हो। जैसे आज आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, आपके पास घर है, आप खाना वाना खा पा रहे हो, अच्छे ठीक ठाक हो, बट इकोनॉमी इतनी खराब हो जाए कि वो जो एप्पल आप खरीदते थे वो 2,000 रुपए का हो जाए, आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो, तो उन्हीं पैसों में आप गरीब हो गए, है ना, क्योंकि बाकी प्राइसेस बढ़ गए। तो यही होने लगा, प्राइसेस इतने बढ़ गए खाने पीने के, लोग पॉपर बन गए, लोग गरीब हो गए, है ना। अब गरीब लोगों ने कहा बस बहुत हुआ, हमें चाहिए नौकरी, हमें चाहिए पैसा, हमें चाहिए खाना। वो आ गए फ्रांस के सड़कों पे, और लुई फिलिप जो से, याद है, फ्रांस का राजा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, उस पर पूरी पावर नहीं थी, लेकिन फ्रांस का राजा था, वो डर गया। उसने कहा जैसे गिलिटिन मेरे भाई को लगाई थी इन्होंने और मेरी भाभी को, मैरी एंटोनेट को और लुई 16 को, मुझे भी ना लगा दे, मेरे भी गर्दन ना काट दे, तो भाग गया,
है ना, और फ्रांस बन गया एक रिपब्लिक। every man who was above the age of, not women, every man who was above the age of 21 was now allowed to vote. एम्प्लॉयमेंट कैंप्स लगे जहां पर जिन लोगों को नौकरी चाहिए थी उनको नौकरी दी गई, है ना, और लोगों को राइट टू वर्क दिया गया। तो फ्रांस में क्रांति हुई इन 1848, है ना, अगेंस्ट द क्या कहते हैं, मतलब अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ये 1848 का रिवोल्ट था। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से पीड़ा में, हार्डशिप में पुअर जो है गुजर रहे थे, आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है कॉल्ड द सिलेसियन रिवोल्ट इन 1845। सिलेसिया एक जगह है ना। तो सिलेसिया में क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने वीवर्स को बोला, जो कपड़ा बनाते हैं, कि हम तुमको ये 500 रुपए एडवांस देते हैं, तुम हमारे लिए जो है 20 जो है कपड़े बनाओ, और हम प्रॉमिस करते हैं कि जब तुम बना लोगे तो हम तुम्हें 20,000 रुपए देंगे। तो वीवर्स काम पे लग गए, पर जब वीवर्स ने अपना कपड़ा बनाया तो 20,000 की जगह उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए दिया, ठेंगा दिया गया। तो उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने 2 बजे जो है 4 जून को वीवर जो है चले गए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के बंगलों के सामने, मेनर्स के सामने, और उन्होंने बोला कि हवेली जो थी उसके सामने चलेगा, उन्होंने बोला कि हमें हमारे पैसे दो। अब भाई पैसे तो देने नहीं थे कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो तो चीटिंग कर गए थे। उन्होंने कहा हम तो नहीं देंगे। तो इनको गुस्सा आ गया वीवर्स को, ये घर में घुस गए, फर्नीचर तोड़ने लग गए, सब फोड़ने लग गए। तो वीवर्स जो है भाग गए दूसरे गांव में, जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो दूसरे गांव में भाग गए। दूसरे गांव में भी जब उन्हें पनाह नहीं मिली, उनको जो है किसी ने सेफ नहीं रखा, वहां पर भी गरीब लोग काफी गुस्से में थे। तो सारे गरीब लोग एक तरीके से गुस्से में आ गए थे उस टाइम। तो उन्होंने राजा की आर्मी लाई, वो है ना, एक तरीके से दे टुक द हेल्प ऑफ द किंग, दे टुक द हेल्प ऑफ द आर्मी, और वो वापस आए। उन्होंने वहां पर 11 वीवर्स को शूट कर दिया। सो दिस इज एन एग्जाम्पल टू शो कि फ्रांस में और बाकी देशों में भी इतना ज्यादा गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था कि उन्होंने 1848 में रिवोल्ट किया और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया, अपना नेशन स्टेट बन गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब फ्रांस में अपराइजिंग होती है तो क्या होता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। When France sneezes, the rest of Europe catches cold. तो फ्रांस में ये जो रेवोल्यूशन हुआ उससे जो है यूरोप के बाकी देश जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, पोलैंड, इंग्लैंड, यहाँ के जो मिडिल क्लास थे, उन्होंने कहा गरीब लोग कर सकते हैं तो हम कोई कम है। उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम भी क्रांति करेंगे, और उनके मेन डिमांड्स थे अपना कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मोनार्की को हटाना, है ना, राइट टू वोट लाना। तो ये सब चीजें उनकी डिमांड्स थी। अब सारे आपका हर रेवोल्यूशन के बारे में तो आपकी किताब में नहीं लिखा है, बट वन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन एंड दैट इज द केस ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में क्या हुआ कि काफी सारे जो मिडिल क्लास जनता थी, प्रोफेशनल थी, शॉपकीपर्स थी, टीचर्स थी, बिजनेसेस थे, वो जो है साथ में आए और उन्होंने एक प्रोसेशन निकाला 18 मई 1848 को। 18 मई 1848, याद रखना इसको। 831 जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब पहले, वापस से चलते हैं, पहले सारी मिडिल क्लास ने इलेक्ट किया एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ठीक है, जैसे नेशनल असेंबली फ्रांस में इलेक्ट की गई थी, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई 831 मेंबर्स की, जिसका नाम था ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। फिर ये ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के 831 रिप्रेजेंटेटिव्स चल दिए। कहाँ चल दिए? वो गए सेंट पॉल चर्च में, है ना, क्योंकि यही एक चर्च था जिसमें 831 लोग बैठ सकते थे, है ना, और उससे ज्यादा लोग बैठ सकते थे। तो इस चर्च में गए और उन्होंने सबसे कन्वीन किया, दे स्टार्टेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का पहला सेशन उन्होंने यहाँ पर कन्वीन किया, है ना, और यहाँ पर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक संविधान बनाया जहाँ पर राजा की पावर को लिमिट कर दी गई थी, है ना, और उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की। अब कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। अब दें किससे इस कॉन्स्टिट्यूशन को? तो प्रशियन एम्पायर, वहां पर सबसे ज्यादा जर्मन स्पीकिंग लोग रहा करते थे, वहां पर उन्होंने अपना नेशन स्टेट बनाना था। तो वो प्रशियन राजा के पास गए, हु वाज फ्रेडरिक विलहेल्म IV, है ना, हु वाज द किंग ऑफ प्रशिया। उन्होंने बोला कि ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, आप इसको जो फॉलो कर लो। फ्रेडरिक विलहेल्म IV अंगूर खा रहा था, वो कह रहा था भाई ये क्या हो रहा है, भाई मेरा पावर, मैं क्यों दूं अपनी पावर, क्यों शेयर करूं? आप खुद सोचो, आप चॉकलेट खा रहे हो, आपने अपने पैसों से खरीदी, आप कोई आके बोले मुझे दे दे आधी चॉकलेट, ये मैंने लिखा है यहाँ पेपर पे कि दिस हाफ चॉकलेट विल बी माइन, आप क्या कहोगे? थप्पड़ मारोगे ना उसको, भाई मेरी चॉकलेट मैं क्यों दूं, है ना। तो यहाँ पर भी राजा ने बोला मैं तो नहीं दूंगा, है ना। अच्छा,
जब ये सब हो रहा था और वो बाकी राजाओं के साथ जाके मिल गया कि चल साथ में जाके ना इनको पीट के आते हैं, अपने आप को बहुत बन रहे हैं। अब जब ये सब हो रहा था तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आपस में भी ये लोग लड़ रहे थे। जो मिडिल क्लास थी है ना, जो मिडिल क्लास वाइल द ऑपोजिशन, हाँ, तो एरिस्टोक्रेसी, हाँ, जो मिडिल क्लास थी वो वर्कर्स की डिमांड नहीं सुन रही थी, ठीक है, वर्कर्स हो जाए, गरीब लोग अगर उनकी डिमांड नहीं सुन रही थी, तो आपस में भी ये काफी ज्यादा डिवाइडेड थे। तो डिवाइडेड होने की वजह से और क्योंकि अमीर लोग साथ में आ गए थे तो और जो लैंड ओनर्स थे, मतलब इन सब के साथ में आने की वजह से पूरा जो मूवमेंट था, है ना, ये पूरा मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया, पूरा मूवमेंट को डिसबैंड कर दिया गया, ठीक है। तो दैट इज द फेलियर ऑफ द मिडिल क्लास रेवोल्यूशन। अब यहाँ औरतों ने काफी ज्यादा बहुसंख्या में पार्ट लिया था। वुमेन ऑल्सो हैड सम डिमांड्स, उन्होंने कहा हमें भी चाहिए राइट टू वोट, हमें भी चाहिए पॉलिटिकल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो औरत भी चल के आई, है ना, सेंट पॉल चर्च, है ना, लेकिन जब वो यहाँ आई और उन्होंने काफी सारा काम कर लिया था तो उनको ऊपर विजिटर्स गैलरी में बिठा दिया कि काम तुमने कर लिया, अब हमें चाय पिलाओ, है ना। औरतों का काम ही है चाय पिलाने का, है ना, और धोखा खाने का। तो दोनों को खाई उन्होंने, चाय भी पी और धोखा भी खाया, क्योंकि उनको राइट टू वोट यहाँ पर नहीं दिया गया। दे वर ओनली मेड टू सिट अबव इन द विजिटर्स गैलरी, ठीक है। तो वुमेन्स मूवमेंट के लिए काफी बड़ा सेटबैक था। तो क्या आप कहोगे कि रेवोल्यूशन ऑफ 1848 जो एक मिडिल क्लास रेवोल्यूशन था जर्मनी में, वाज इट अ फेलियर? आप कहोगे नो, इट वाज नॉट अ फेलियर। व्हाई? क्योंकि देखो फेलियर था बट उसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी है। ये पॉजिटिव इंपैक्ट था कि जो आपके राजा थे उनको रियलाइज हो गया था कि यार ये क्रांतिकारी तो चलते रहेंगे, इनको तो चॉकलेट थोड़ी देनी ही पड़ेगी तभी इनको चैन आएगा, है ना। तो उन्होंने जो है कुछ कंसेशंस देने शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हैब्सबर्ग डोमिनियन में रशिया में जो आपका बॉन्डेड लेबरर, सर्फडम, फ्यूडल सिस्टम, ये सारे जो काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव सिस्टम थे, इसको एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। और दूसरा एक एग्जाम्पल दिया गया है कि रशिया ने हंगेरियंस को ऑटोनॉमी दी। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम अपना राष्ट्र बना लो, तुम हमारे एम्पायर के अंडर ही रहोगे, लेकिन खुद अपने आप को रूल कर लो। तो इस तरीके से कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए आपकी किताब में टू शो कि सारी जो क्रांति हो रही थी उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी थे। कुछ लोगों ने अपना नेशन स्टेट बनाया, ठीक है। काफी सारा चैप्टर का पार्ट अभी तक हो गया है। अब हम आते हैं आखिरी 2-3 पार्ट्स ऑफ द चैप्टर, ठीक है, एंड देन चैप्टर इज डन। आई नो चैप्टर को बहुत बड़ा है, आपको लग रहा होगा भाई चैप्टर कब खत्म होगा, बाल सफेद होने को आए, है ना, लेकिन विद टाइम चैप्टर में आपको मजा आने लगेगा वंस यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो अब आपको क्या समझ आया अभी तक? आपको ये समझ आया है कि क्रांतियां हो रही है। फ्रांस में क्रांति हुई, उसको देखा देखी। बेल्जियम में क्रांति हो गई, वो किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। ग्रीस में क्रांति हुई 1832 में, ग्रीस नेशन स्टेट बना। यूरोप में रोमांटिसिज्म वाली भावनाएं काफी ज्यादा फैल रही थी। गरीब लोगों के अंदर भी हार्डशिप आ रही थी, जिसकी वजह से 1848 में गरीब लोगों का रेवोल्यूशन होता है। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। उसको देखा देखी मिडिल क्लास रेवोल्यूशन होता है जर्मनी में, है ना, पर वो फेल हो जाता है। दैट इज योर एंटायर स्टोरी टिल नाउ, राइट। अब एक अलग कहानी होती है। अभी तक यूनिफिकेशन कौन कर रहा था? यूनिफिकेशन का प्रयास मिडिल क्लास कर रही थी, लिबरल क्लास कर रही थी। अब यही यूनिफिकेशन का प्रयास राजा करने लगते हैं। क्यों? राजा को लगता है कि अगर हम राष्ट्र बनाए, एक मॉडर्न स्टेट बनाए, है ना, एक फिक्स्ड टेरिटरी बनाए, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बनाए, तो इसमें हमारा ही फायदा है। टेरिटरी होगी फिक्स्ड, सेंट्रलाइज अथॉरिटी होगी, तो इसमें अपना फायदा है, इसमें हम और अच्छी तरीके से डोमिनेट कर पाएंगे, है ना। एंड यही हुआ। तो अभी तक मिडिल क्लास नेशन स्टेट बनाने का कोशिश कर रहे थे, पर अल्टीमेटली नेशन स्टेट कौन बनाता है? जो आपके रूलर्स है वही बनाते हैं। ये एग्जैक्टली नेशन स्टेट्स नहीं होते, ये थोड़े बहुत मॉडर्न स्टेट्स जैसे होते हैं, है ना। फिर इसके अगला स्टेप नेशन स्टेट होता है, जो प्रयास किया जाता है बनाने का। अभी समझेंगे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मनी, ठीक है। 1848 में जो मिडिल क्लास है वो जो कोशिश करती है जर्मनी को यूनिफाई करने का, वो फेल हो जाता है ना। सारे राजा मिलके, जो लार्ज लैंड ओनर्स थे प्रशिया के, जिनको जंकर्स बोला जाता था, उन्होंने मिलके इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया होता है। फिर अब डिसाइड करते हैं जर्मन स्पीकिंग लोगों को एक ही टेरिटरी में यूनाइट करने का डिसाइड करते हैं प्रशियन एम्पायर भी इस टाइम बदल जाते हैं, है ना। तो द न्यू प्रशियन एम्पायर इज विलियम I,
तो जो फेडरिक विलियम था वो मर गया, है ना, भगवान ने ले लिया उनको, और विलियम वन नए प्रशिया के राजा होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं जो हूँ राजा बनूंगा ऑफ अ यूनाइटेड जर्मन टेरिटरी। तो वो अपने चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। इसलिए ऑटो वन बिस्मार्क इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन नेशन। ऑटो वन बिस्मार्क क्या करते हैं, वो 3 वॉर्स ही विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, वो 3 वॉर्स लड़ते हैं इन 7 years विद फैड कंट्रीज। फैड क्या है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क। याद रखना, फैड कंट्रीज इज फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। और इन कंट्रीज को हरा के, क्योंकि इन कंट्रीज में जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे, तो उन टेरिटरीज में जहां जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे, उन टेरिटरीज को अपने पास करके उन्होंने जो है एक जर्मन नेशन एस्टैब्लिश किया विद द किंग विलियम वन। विलियम वन वाज द किंग, है ना। तो 18 जनवरी 1871 में पैलेस ऑफ वर्साइल्स में एक बहुत ठंडे दिन पे जो है सब लोग गैदर हुए और उन्होंने राजा को जो है मुकुट पहनाया ऑफ अ यूनिफाइड जर्मनी। ठीक है। नाउ जब एज आई टोल्ड यू मॉडर्न स्टेट तो बन गया, टेरिटरी फिक्स हो गई, एक राजा हो गया, सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी हो गई, मॉडर्न स्टेट बन गया। राष्ट्र बनाने के लिए और भी चीजें, और भी पैतरे, और भी स्ट्रैटेजीज अपनाने पड़ते हैं। तो यहाँ क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई, उन्होंने बोला कि ठीक है, एक ही करेंसी होगी, एक ही बैंकिंग सिस्टम होगा। रिफॉर्म किया उन्होंने लीगल और जुडिशियल सिस्टम का, है ना। तो इस तरीके से दे ट्राइड मेकिंग अ नेशन स्टेट, एक यूनिटी लाने की कोशिश की इन वन कंट्री। फिर अल्टीमेटली जब जर्मनी डेमोक्रेसी बनता है, लोगों के हाथ में पावर होती है, तब वो प्योरली नेशन स्टेट बनता है। ठीक है, अभी इट इज अ मॉडर्न स्टेट, समझ गए, एक ट्रांजिशन होता है फिर धीरे धीरे नेशन स्टेट में। अब हम लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इटाली। इटालियन स्पीकिंग लोग भी बहुत टाइम से अलग अलग टेरिटरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। इटली हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। इटालियन, बल्कि ऐसा नहीं था कि सब इटालियन एक ही तरीके की बोलते थे, अलग अलग इटालियन बोलते थे, बट इटालियन स्पीकिंग लोग अलग अलग एम्पायर्स में रहा करते थे, है ना। तो आपको पता है ऑलरेडी कहानी की, गुसिपी मजीनी जो आपका एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने पहले अटेम्प्ट किया था कि सारे इटालियन स्पीकिंग लोगों को यूनिफाई करेंगे, बट ही फेल्ड, है ना। उनका अपराइजिंग जो है पॉपुलर नहीं हो पाया, वो नहीं यूनिफाई कर पाए, मिडिल क्लास वाले लोग नहीं यूनिफाई कर पाए। फाइनली राजा ने बोला मैं करता हूँ, है ना। अब आपको इसको समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। इटालियन स्पीकिंग लोग 7 अलग अलग स्टेट्स में रहते थे इन दिस इटली। इसको अगर इटली समझे तो इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, जिसमें इटालियन स्पीकिंग लोग जहाँ रहते थे इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, जिसमें ओनली 1 स्टेट सार्डिनिया पीडमोंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंस, है ना। ओनली 1 स्टेट दैट इज सार्डिनिया पीडमोंट वाज रूल्ड बाय अ इटालियन प्रिंस विक्टर इमैनुअल II। विक्टर इमैनुअल II ने बोला मैं इन सब से लड़के सारे इटालियन स्पीकिंग टेरिटरीज को अपने अंडर लाऊंगा, एक छत के अंदर लाऊंगा। तो ऑब्वियसली खुद तो काम नहीं करेगा, वो तो शेर है, शेरनी करेगी। यहाँ पर शेरनी है चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर कवाउर को उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी टू यूनिफाई इटली, है ना। तो इटली ने, उसने क्या किया, अच्छा व्हाई डिड ही वांट टू डू इट, एज आई टोल्ड यू, उनकी आंखों में ये था कि अगर मैं मॉडर्न स्टेट बनाता हूँ, अगर मैं यूनिफाई करता हूँ टेरिटरी को, तो ये मुझे और डोमिनेंस देगा, इट विल गिव मी पॉलिटिकल डोमिनेंस, राइट। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कवाउर है, उन्होंने क्या किया, ही वाज नीदर अ रेवोल्यूशनरी, वो ना ही क्रांतिकारी थे, ना ही वो डेमोक्रेट थे, वो तो एक तरीके से राजा जो बोलते थे वो काम करते थे। तो उन्होंने फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक अलायंस किया और साथ में मिलके उन्होंने हैब्सबर्ग एम्पायर को हराया, है ना, जो नॉर्थ में था। ही डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेज दैट वाज अंडर द हैब्सबर्ग एम्पायर इन 1859, राइट। उसके बाद साउथ में, तो अगर आप इसको देखो, नॉर्थ में थे आपका हैब्सबर्ग एम्पायर या ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, साउथ में था आपका किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज जो स्पेनिश एम्पायर था, और बीच में था आपका पोप। तो उन्होंने फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक अलायंस किया और उन्होंने नॉर्थ पार्ट को हराया, है ना, और वहां पर जो टेरिटरीज थी इटालियन स्पीकिंग टेरिटरीज, उसको अपने पास ले ली। फिर साउथ में उन्होंने किंगडम ऑफ 2 सिसिली स्पेनिश को हराया विद द हेल्प ऑफ अ पेजेंट लीडर कॉल्ड गारीबाल्डी। गरीब से याद रखो, है ना, अभिषेक सर का ट्रिक, गरीब है ये, पेजेंट है, ट्राइबल लीडर समझ लो, तो गारीबाल्डी। तो गारीबाल्डी की मदद लेके उन्होंने जो है शिप लेके वो गए,
है ना, किंगडम ऑफ सिसिलीज, और वहां पर उन्होंने उनको हराया एंड वहां की टेरिटरीज अपने पास ले ली और पेपल स्टेट्स को भी हराया। ये जो पेजेंट्स होते थे, जो गैरिबाल्डी के अंडर होते थे, ये रेड शर्ट्स पहनते थे, लाल कलर की टी शर्ट पहनते थे, इसलिए उनको रेड शर्ट भी बुलाया जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेड शर्ट्स। ठीक है, तो इन 1861, तो आप समझ लो 1861 फाइनली इटली वॉज यूनिफाइड। 10 साल बाद 1871, जो हमने पहले पढ़ा, जर्मनी वॉज यूनिफाइड। तो इस तरीके से डेट्स याद रखना। और तो आपके बुक में जर्मनी पहले दे रखी है 1871, बट 10 साल का डिफरेंस है। 1861 में इटली वॉज यूनिफाइड अंडर किंग विक्टर इमैनुअल टू। आप देख सकते हो यहाँ पर गैरिबाल्डी जो है किंग विक्टर इमैनुअल टू को जूता पहना रहा है और जूते के ऊपर लिखा है इटली। ठीक है, नाउ वी कम टू द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये जो आप तीनों एग्जाम्पल्स हम अभी पढ़ने वाले हैं ना, ये एक तरीके से नेशन स्टेट के एग्जाम्पल्स भी नहीं है, ये यूनिफिकेशन के एग्जाम्पल है, ये मॉडर्न स्टेट बनने के एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ पर अभी तक लोगों के हाथ में पावर नहीं आई है, अभी तक राजा के हाथ में ही पावर है, लेकिन टेरिटरी जो है फिक्स हो गई है ना, पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है सेंट्रलाइज्ड हो गई है। ठीक है, चलो ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो जैसे आज हम बोलते हैं ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, ये एग्जिस्ट नहीं करता था 18th सेंचुरी से पहले, है ना। इट वाज नॉट इवन वन नेशन स्टेट, देयर वाज नो ब्रिटेन प्रायर टू द 19th सेंचुरी। अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ रहते थे, अलग अलग एथनिसिटीज के लोग यहाँ रहते थे, जैसे इंग्लैंड, आयरिश, वेल्श, स्कॉटिश, है ना, अलग अलग एथनिसिटीज, अपने अपने उनके पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, अपने अपने कल्चर्स थे, राइट। अब इंग्लैंड को स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि बाकी देशों में जब मोनार्की से पावर ली गई तो क्रांति हुई, है ना। फ्रांस में क्रांति हुई, जर्मनी, हर जगह क्रांति के बाद जो है राजा से पावर ली गई लोगों ने, है ना। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि 1688 में पावर वॉज सीज्ड बाय द इंग्लिश पार्लियामेंट फ्रॉम द किंग, है ना, बिल्कुल ही पीसफुल तरीके से, विदाउट थ्रू अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन, जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, बिना खून खराबे के पावर कुछ ली गई फ्रॉम द राजा टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो 1688 में इंग्लैंड जो हम बोलते हैं, इंग्लैंड, वो जो है बन गया था। ठीक है, अब धीरे धीरे इंग्लैंड काफी ज्यादा रिच होने लगा, काफी पावरफुल होने लगा, उसकी कॉलोनीज बढ़ने लगी, इंडिया को भी उसने कॉलोनी बना लिया, अफ्रीका के कंट्रीज को भी कॉलोनीज बना लिया। तो उसने सोचा ऑब्वियसली कि मैं आसपास के एरियाज को भी अपने अंदर लेके एक एम्पायर बनाऊं, है ना भाई। जब आप पावरफुल होने लगते हो, आपको BMW भी चाहिए, ऑडी भी चाहिए, 3-4 घर भी चाहिए, है ना। तो यहाँ इंग्लैंड ने भी सोचा आसपास के एरियाज को अपने अंदर लाता हूँ। तो उन्होंने स्कॉटलैंड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, विच वाज कॉल्ड द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, एक धोखे का एग्रीमेंट। सो जो इस एग्रीमेंट में उन्होंने स्कॉटलैंड को बोला, चलो साथ में मिलकर एक देश बनाते हैं और हम इक्वल रहेंगे और हम तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। पर साइन करने के बाद, और जब स्कॉटलैंड इंग्लैंड का बात बना, तो इंग्लैंड ने कहा तुमको नौकर बना के रखेंगे, और वही क्या, इंग्लैंड ने धोखा देना तो उसका दूसरा एक फेस है कि धोखा तो हम देंगे, हमारा नाम इंग्लैंड है, राइट। तो उसने एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया 1707 में, एंड विद दैट इट बिकेम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पर जो पार्लियामेंट बना, यहाँ पर स्कॉटलैंड के मिनिस्टर्स बहुत ज़्यादा कम थे, बल्कि स्कॉटलैंड में उन्होंने कैथलिक्स ज़्यादा थे। क्रिश्चियनिटी में कैथलिक्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, तो इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट क्वीन और किंग थे, है ना। प्रोटेस्टेंट जो है पॉपुलैरिटी थी, तो और स्कॉटलैंड में कैथलिक्स की पॉपुलैरिटी थी, राइट। तो एक तरीके से जैसे हिंदुइज्म में जैन है, अलग अलग टाइप के हिंदूज होते हैं ना, वैसे अलग अलग टाइप के क्रिश्चियंस थे। ठीक है, तो फिर उन्होंने जो कैथलिक्स थे स्कॉटलैंड के, उनको दबाने की कोशिश की। जो गेलिक लैंग्वेज वहाँ बोली जाती थी उसको बैन कर दिया, उनकी ड्रेसेस को जो है बिल्कुल बैन कर दिया। इस तरीके से उनके कल्चर को ड्राइव आउट करने की कोशिश की और इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोट करने की कोशिश की। फिर उनकी नज़र पड़ी आयरलैंड पे। आयरलैंड में भी कैथलिक्स काफ़ी मेजॉरिटी में थे, तो वहाँ जो इंग्लैंड के जो प्रोटेस्टेंट्स थे, उन्होंने कैथलिक्स के प्रोटेस्टेंट्स को काफ़ी सपोर्ट किया। और जो वुल्फ टोन एक लीडर था, वुल्फ से याद रखो, स्कॉटलैंड में वुल्फ बड़े होते हैं, तो वुल्फ टोन का नाम का जो लीडर था, उसने जो एक पूरा मूवमेंट शुरू किया था कैथलिक्स का अगेंस्ट द ब्रिटेन, उसको उन्होंने दबा दिया, है ना। एंड फाइनली आयरलैंड वाज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बाय 1801। तो किंगडम बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विद स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। फिर कुछ सिंबल्स थोपे गए आयरलैंड पे और स्कॉटलैंड पे। उन्होंने बोला कि सबको जो है ये ब्रिटिश फ्लैग अपनाना पड़ेगा,
है ना, जो नेशनल एंथम सबको गाना पड़ेगा, गॉड सेव द किंग। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है थोपी गई, जिससे कलेक्टिव आइडेंटिटी आई लोगों में कि एक ही लैंग्वेज बोलोगे तो लगेगा एक ही देश के हो। बट ऑब्वियसली हुआ नहीं। आई मीन आज अगर आप देखो, आयरलैंड जो है अब अलग पार्ट हो गया ब्रिटेन से, इट इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। नॉर्दर्न पार्ट मतलब एक वन पार्ट ऑफ आयरलैंड, स्कॉटलैंड भी, और उसमें भी काफी लड़ाइयाँ होती रहती है। तो ऐसे फोर्सफुली जो है देश बनाया गया। इट्स अ मॉडर्न स्टेट। ठीक है, नाउ वी लेट्स कम टू द फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर, विजुअलाइजिंग द नेशन। अब आई होप आपको समझ आ गया। अभी हमने यूनिफिकेशन पढ़ा कि कैसे मिडिल क्लास ने नेशंस को यूनिफाई नहीं किया, राष्ट्र नहीं बनाए। राष्ट्र किसने बनाए? राजाओं ने बनाए, मॉडर्न स्टेट बनाए। फॉर एग्जांपल जर्मनी, ब्रिटेन, इटली। ठीक है, फिर धीरे धीरे नेशन स्टेट बना जब लोगों के हाथ में पावर आई। वो बुक में नहीं दिया हुआ, क्योंकि बुक में कैसे राष्ट्रवाद की भावना इमर्ज हुई। दैट इज व्हाट द चैप्टर इज अबाउट। ठीक है, अब हम आते हैं फाइनल पार्ट पे, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नेशन। जब राष्ट्रवाद की आप बात करते हो, आप खुद सोचो कि भाई राष्ट्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप खा सकते हो। जैसे आज मैं आपको बोलूं यार तू ना मेहनत कर, फिर एंड में मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, तो आपको पता है चॉकलेट दिखती कैसे है, टेस्ट कैसे करती है, तो आप मेहनत करोगे। अब मैं आपको बोलूं यार तू चल मेरे साथ प्रोटेस्ट पे चल, आखिरी में देश होगा। आपको पता नहीं, देश आपने लाइफ में नहीं देखा, कभी देश राष्ट्र बना ही नहीं था, है ना, पूरे यूरोप में आपने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो आपको कैसे मैं मोटिवेट करूं दैट यू फाइट फॉर योर कंट्री, देशभक्ति की भावना आपके अंदर में कैसे लाऊं। और यहाँ पर जो आपके आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया कॉल्ड दी एलिगरी। एलिगरी होता है व्हेन यू डिस्क्राइब सच अ कॉन्सेप्ट जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इन अ ह्यूमन फिगर, मेल और अ फीमेल फिगर, इसको एलिगरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस। जस्टिस क्या है? तो आप एक औरत जिसकी आंख के ऊपर पट्टी लगी है, टू शो कि भाई आप उसके सामने सब समान है, आपने वो एलिगरी बनाई है ना। नेशन का भी एक एलिगरी बनाया जाने लगा, राइट, एक इमेज दिखाया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल काफी सारे आर्टिस्ट फ्रीडम को इस तरीके से दिखाने लग गए कि चेन, टूटी हुई चेन, है ना, या फिर रेड कैप की तरह। जस्टिस को भाई एज आई टोल्ड यू, आंखों के ऊपर पट्टी, है ना। वैसे ही जर्मनी में ये इमेज जर्मेनिया के थ्रू, भारत में भारत माता के थ्रू, फ्रांस में मैरियान के थ्रू जो है एक तरीके से राष्ट्रवाद की भावना लाई गई लोगों के अंदर, देशभक्ति की भावना लाई गई। फ्रांस में मैरियान नाम क्यों रखा था? क्योंकि मैरियान काफी वहां का पॉपुलर नेम था। है ना, हर दूसरी तीसरी लड़की का नाम मैरी होता था, मैरियान होता था, जिससे लोगों को एक कॉमननेस फील हो, राइट। दूसरा इसीलिए क्यों भाई उसको रेड कैप पहनाया गया, है ना, ट्राई कलर फ्लैग के साथ उसको खड़ा किया गया। एक कोकेड ये होता है, एक ब्रूच जो होता है ना, जो हम लोग साड़ी वाड़ी पे पहनते हैं, राइट, तो उस तरीके से ब्रूच लगाया गया। और उसके जो चेहरे थे उसको कॉइन्स पे भी लगाए गए, नोट पे भी लगाए गए, जिससे लोगों को उसको देख के एक देशभक्ति की फीलिंग हो कि हमारी माता है ये, है ना, देश हमारी माता है। वैसे ही जर्मनी में जर्मेनिया का ऐसा लगता है कोई जर्म हो, है ना, कोई कीड़ा हो, जर्मेनिया, पर जर्मेनिया का इमेज यूज किया गया टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ देशभक्ति। नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पर टूटी हुई हथकड़ियां है, दैट शोज कि आजाद हो गए, वी आर फ्री, है ना। हाथ में जो है स्वॉर्ड है, हमसे पंगा लोगे तो गर्दन काट दी जाएगी, राइट, तो तलवार है, तलवार के चारों तरफ ऑलिव ब्रांच है। ऑलिव ब्रांच मतलब पीस, हम लड़ेंगे लेकिन अगर पीस करना चाहते हो हम उसके लिए भी रेडी हैं, राइट। सर के ऊपर ओक लीव्स है, तो वहाँ जर्मन कल्चर में जो ओक लीव्स पहनते थे ना, उनके स्टोरीज में उनको हीरो माना जाता है, तो शी इज ऑब्वियसली अ हीरो। हाथ में ट्राई कलर फ्लैग है, ब्लैक, रेड और गोल्ड ट्राई कलर फ्लैग, जिसको जर्मनी में यूटिलाइज किया गया था रेवोल्यूशन के टाइम, राइट। उनके जो ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल है, बिकॉज ईगल वाज कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रेंथ, पावर ऑफ स्ट्रेंथ, है ना, तो वो डिस्क्राइब करने के लिए कि जर्मेनिया में स्ट्रेंथ है। और वो जहाँ खड़ी है वहां पर उदय हो रहा है, सूर्य का उदय, टू शो कि नए शताब्दी शुरू होने वाली है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा। ठीक है, तो जर्मेनिया का ये जो इमेज है, दिस वाज पेंटेड बाय फिलिप विएट इन 1848। बल्कि जब मिडिल क्लास का जो रेवोल्यूशन भी हुआ था, तो सबसे पहले इस इमेज को यही सेंट पॉल चर्च में कपड़े के ऊपर जो पेंटेड था, उसको वहां पर लोगों के सामने दिखाया गया था सबसे पहली बार, राइट। वैसे ही बहुत बार ऐसे इस सिंबल्स को बहुत बार यूज किया गया है। जब जो है जर्मनी को 1848 में मतलब एक तरीके से 1848 में जब मिडिल क्लास का पूरा जो रेवोल्यूशन था वो फेल हो गया था, तो इस तरीके से दिखाया गया। हेबियस यहाँ पर लिखा नहीं, हाँ, जूलियस हुबनर ने दिखाया था फॉल इन जर्मेनिया, कि भाई हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, हम रोएंगे।
हमें क्लास 11 में जाना पड़ रहा है, बहुत डिफिकल्ट है, हम रोएंगे। हमारे मार्क्स नहीं आए, मम्मी पापा ने बाहर जाने से मना कर दिया, हम रोएंगे। ये रो रही है क्योंकि इनका यूनिफिकेशन नहीं हुआ, है ना। जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, तो अलग अलग प्रकार, अलग अलग तरीके से जर्मेनिया को यूटिलाइज किया गया सो दैट लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर के फाइनल पार्ट पे, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ठीक है, अब अभी तक राष्ट्रवाद की भावना पॉजिटिव हम देख रहे थे कि भाई राष्ट्र की भावना आई, देशभक्ति की भावना आई, देश बना। इट इज पॉजिटिव, इट इज अ पॉजिटिव फीलिंग। बट हमने देखा कि धीरे धीरे एज वी मूव टूवर्ड द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, देशभक्ति इंपीरियलिज्म में बदलने लगी। इंपीरियलिज्म मतलब पहले होता था कि अपना राष्ट्र चाहिए, अब लोगों ने कहा अपना राष्ट्र भी चाहिए और इसका भी राष्ट्र मुझे ही चाहिए, है ना। क्या आप अपने चॉकलेट से खुश नहीं, आपको बाकी लोगों को भी चॉकलेट चाहिए, इसको इंपीरियलिज्म बोला जाता है। तो नेशन जो है ज्यादा ग्रीडी होने लगे और चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा एरियाज अपने अंदर हम ले लें। इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ बाल्कन रीजन। बाल्कन क्या था? बाल्कन एक ऐसा एरिया था जहां पर आज की रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, ये वाली जो कंट्रीज है, इन सारे कंट्रीज को टुगेदर बाल्कन्स बोला जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं इनको स्लैव्स बोला जाता है, स्लैविक पीपल। ठीक है, नाउ ऑल ऑफ द बाल्कन एम्पायर वॉज इनिशियली अंडर द ऑटोमन एम्पायर। याद है मुस्लिम एम्पायर, ग्रीस भी था, तो ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे। अब ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था और उसने कोशिश की कि वो थोड़ी ऑटोनॉमी दे दे, थोड़ा मॉडर्नाइज कर दे, लेकिन तब तक जो है पानी सर के ऊपर से निकल गया था। ये सारे जो कंट्रीज थे, ये इनमें देशभक्ति की भावना आ गई थी, ये अपना अपना राष्ट्र चाहते थे। इस समय 1830s में काफी रोमांटिसिज्म वाली भावना भी फैल रही थी यूरोप में। तो रोमांटिसिज्म की भावना फैलने की वजह से और क्योंकि ऑटोमन एम्पायर वीक होने लगा था, तो ये कंट्रीज ने अपना जो है इंडिपेंडेंस असर्ट करना शुरू कर दिया। दे बिकेम सेपरेट नेशन स्टेट्स, है ना। अब अगर आप देखो कि बाल्कन रीजन जो है काफी इंपॉर्टेंट एरिया में, इनमें काफी रिसोर्सेज थे, इनमें पास काफी संसाधन थे, ये मेन सी पोर्ट के पास थे। इसके वजह से बाल्कन एरियाज में ग्रेट पावर्स को काफी इंटरेस्ट था। ग्रेट पावर्स कौन थे? जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, है ना। ऐसे याद कर सकते हो, ग्रेट पावर्स जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ये वाले जो कंट्रीज थे, ये लोग इन बाल्कन कंट्रीज को कंट्रोल करना चाहते थे। दे वांटेड टू कंट्रोल देम। अब ये बाल्कन कंट्रीज जो है, ये नए नए बच्चे थे, नए नए नेशंस थे और ये इंपीरियलिस्टिक थे, ये आपस की टेरिटरीज भी चाहते थे। अपना देश तो चाहिए पर बाकी लोगों की चॉकलेट भी चाहिए, बाकी लोगों के देश भी चाहिए। तो आपस में बहुत लड़ते थे, बहुत वॉर्स होती थी, एक्सप्लोसिव था ये एरिया। अब इसमें जब इसी लड़ाई में जब ग्रेट नेशंस इन्वॉल्व हो गए, इट इवेंचुअली लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ 1914, है ना, जो 4 साल यूरोप में चली और यूरोप को काफी भारी भी पड़ी, राइट। तो यहाँ पर आपका चैप्टर एंड होता है कि 1871 ऑनवर्ड्स आपका बाल्कन क्राइसिस शुरू हो जाता है, राइट। नाउ हाउ विल यू एंड द चैप्टर? क्या नेशनलिज्म एक नेगेटिव चीज है? नहीं। राष्ट्रवाद की भावना जो यूरोप में उत्पन्न हुई, उसे राष्ट्र बने, है ना। उसे ऐसा था कि मिडिल क्लास ने राष्ट्र नहीं बनाए, मॉडर्न स्टेट पहले बन गए, राजाओं ने पहले मॉडर्न स्टेट बनाया, पर ये जो भावना थी देशभक्ति की, ये इंडिया तक भी पहुंची और यही देशभक्ति की भावना को यूटिलाइज करके हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े। वी टुडे रियलाइज दैट नेशन स्टेट्स कितने जरूरी है एंड टुडे दे आर सेंट्रल एंड यूनिवर्सल। ये हम लोगों ने पूरे चैप्टर में पढ़ा। अब चैप्टर के एंड में आपके एक इमेज है, उसको मैं जल्दी से बता देती हूँ। यहाँ पर जो है एक तरीके से मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर है। ऊपर लिखा हुआ है फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, फेडरेशन, ये सब, है ना, आज़ादी। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स के जो भी कॉलोनाइज एरियाज है, अफ्रीकन, इंडियंस, इनका इमेज दिखाया गया है। दिस इज टू शो ऑल द टेरिटरीज जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया है एंड ऑल द पीपल जिनके ऊपर उन्होंने डोमिनेट किया है, टाइगर्स, लायंस, you know, all of this. Imperialism, not nationalism, right? And that is it. Let's party. Chapter over. You're like, मैम क्या किया समझ नहीं आ रहा, सर भारी लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते रहो बच्चा। चैप्टर बार बार पॉज कर करके वापस से वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगा। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब हमारा यूनिफिकेशंस वाले पार्ट तक हमने रिवाइज कर लिया था, उसके बाद चैप्टर कहाँ जाता है? उसके बाद चैप्टर आता है इन द फाइनल पार्ट, दैट इज फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर कैसे एलिगरी के थ्रू, इमेजेस के थ्रू उत्पन्न कराई गई। मैरियान फॉर फ्रांस, जर्मेनिया फॉर जर्मनी, है ना। और फिर हमने बाल्कन क्राइसिस के बारे में पढ़ा टू अंडरस्टैंड कि कैसे राष्ट्रवाद की भावना इंपीरियलिज्म में बदली एंड दैट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है,
ओके, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। इसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। आइडेंटिफाई एंड मार्क द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। द नेपोलियनिक कोड क्या इनकरेक्ट है? इट इज आस्किंग इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, याद रखना। फॉर द मिडिल क्लास ऑफ यूरोप द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिबरलिज्म वाज, वीडियो पॉज करो, आंसर कमेंट में दो। हु अमंग्स द फॉलोइंग होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना एट 1815? Which poet played an important role in the Greek War of Independence? I have given you an additional quiz with 5 questions in the description box. आपको साइन इन करना पड़ेगा and you will be able to do the quiz. वो भी कर लेना। अगर आप ये सारे क्वेश्चन सही दे पाए, इनके सोल्यूशन सही दे पाए, दैट मीन्स आपको चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आया है। और अगर इतना ही उम्दा तरीके से आपको चैप्टर समझ आया है, जितना उम्दा तरीके से मैंने पढ़ाया है, तो बच्चों मैं आपको मिलूंगी आज जो है एक सेशन था आज, कल जो है वीआईपी सेशन है आपका, मैं आपको उसमें मिलूंगी जहां पर हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो आई थिंक इट इज एट 8 o'clock या 7 o'clock। आई विल मीट यू फॉर दैट वीआईपी सेशन। उसके अलावा माई मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 10, जिसके वजह से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे क्लास 10 में, वो वाला सेशन करा जाएगा। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए जाएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेशन होगा। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द वेदांतु 9th और 10th चैनल, क्योंकि इसी तरीके के सेशंस जो है, इसी तरीके के वीडियोस जो है आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। यू डू नॉट वांट टू मिस व्हाट्स कमिंग अप गाइस, क्योंकि एज यू नो ये हमारा नया चैनल है 10th स्टैंडर्ड के लिए, तो हर वीडियो जो आपके लिए आएगी वो काफी क्वालिटी की होगी, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड जरूर करेगी। आपको जरूर लगेगा यार ये देख लिया, हमारा टाइम प्रोडक्टिव निकल गया। Do not forget to give a thumbs up, share and subscribe. Bye-bye.